ये आवाज आई नहीं। सर वीडियो चालू कर लें सर आपका। विलास सर। सर प्रणाम सर। सर बस सर 1 मिनट में चालू कर रहे हैं सर। प्रमोद शर्मा जी भी आ जाएं साथ में। भाई साहब चालू कर रहे हैं प्रमोद भाई साहब जी। आ गए हैं सर भी।
संविधान एक जश्न होना चाहिए, संविधान एक उत्सव होना चाहिए। संविधान की हर भावना के प्रति हमारा आदर सत्कार पीढ़ियों तक चलते रहना चाहिए। ये संस्कार विरासत है, ये हम लोगों का दायित्व होता है। ये सिर्फ तू मैं करने से देश नहीं चलता है, देश कभी साथ साथ मिलकर के भी चलने से चलता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। ये समाज पुरुष का कोई एक अंग अगर निर्बल है तो फिर ये समाज सशक्त नहीं माना जा सकता, ये राष्ट्र सशक्त नहीं माना जा सकता। और इसलिए राष्ट्र का सशक्तिकरण उसमें है कि समाज के सभी अंग सशक्त हो, पुरुष हो, स्त्री हो, इस जाति के हो, उस जाति के हो, इस पंथ के हो, उस पंथ के हो, ये भाषा वाले हो, उस भाषा वाले हो, इस भूभाग रहते हो, इस भाग पर रहते हो। हमारे लिए आवश्यक होता है कि सबके सशक्तिकरण के लिए हम क्या काम करें और उस काम को हमको पूरा करें। 1787 में फिलाडेल्फिया में जिस पॉलिटिकल वेंचर की उत्पत्ति हुई थी, संभवतः उसके बाद अगर कोई महान पॉलिटिकल वेंचर हुआ है तो भारत का संविधान है। ये बात उस समय स्वागत, अभिनंदन आप सबका इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस पर। इस वार्ता में हमारे साथ दो ऐसे व्यक्तित्व रहने वाले हैं जो सादा जीवन उच्च विचार को पूरा दिखाते हैं और आज हमारे साथ रहेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की थोड़ी बात कर लेता हूँ। यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप थम्स अप दिखा सकते हैं। इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रो बोनो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विशेष तौर से शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिकेशन, एडवोकेसी, लीगल एड एंड लीडरशिप के लिए काम करती है। पिछले 4-5 सालों से इसका मंथन के बाद ये अगस्त में परिणति में आया और अभी इसी संस्था की कड़ी का ये 5वां कार्यक्रम है। हमने AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है जो विधि के छात्रों के लिए, यदि वो एडवोकेसी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक वर्कशॉप रखी। उसमें तकरीबन 27 राज्यों के साथी हमारे साथ थे। तत्पश्चात 10 अक्टूबर को हमने RTI पर एक कार्यशाला रखी जिसमें केवल 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश से हमारे साथ साथी साथ में थे और उसका जबरदस्त हमें प्रत्युत्तर मिला, रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि एक सर्टिफिकेट कोर्स हम चालू करें और उस दिशा में इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की पूरी टीम काम कर रही है। आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन डे पर देखें तो सुबह 7 बजे से हमारी क्रियाकलाप प्रारंभ हो गए थे। सुबह 6 से 8 बजकर एक हमारा अध्ययन समूह चलता है। पिछले 8 महीनों से बैठ रहे हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, न्यायिक परीक्षाओं में, वो आते हैं। जो लोग एडवोकेसी में इफेक्टिव एडवोकेसी करना चाहते हैं किसी बड़े उद्देश्य के साथ, वो लोग आते हैं। कुछ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हमारे साथ ही आते हैं और कुछ जुडिशरी के कभी कभी लोग हमारे साथ में आते हैं। तो हम सुबह 6 से 8 बजे तक मिलते हैं। पिछले 8 महीनों से हम सब बेनागा मिल रहे हैं। प्रहलाद सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ और ये अद्भुत संयोग है कि हम साथ में हैं। तो आज सुबह 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पर हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही और उन्होंने एक हमें विचार और दे दिया कि साप्ताहिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पर चर्चा होनी चाहिए ऑनलाइन। तो उन्होंने एक नई बात हमारे सामने रखी। अभी जो इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की टीम और जो इसका गवर्निंग काउंसिल है वो डिसाइड करेगी कि उस दिशा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज दोपहर में 3 से 4 मुंबई के कॉलेज के साथ बातचीत थी। तकरीबन 100 छात्र थे। उनको कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कैसे वो समझे, जाने, उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो, बड़ी सार्थक चर्चा रही। इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का जो जयपुर चैप्टर है, जयपुर लीगल डायलॉग्स, जो 8 महीने से बैठ रहा है, उसकी पूरी टीम भी आज हमारे साथ है। वो काम करती है और उसने अभी सोचा है कि 10 दिसंबर से कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, असेंबली की डिबेट जो है उस पर एक स्टडी सर्कल और चालू होगा।
तो ऐसे करके हम काम कर रहे हैं। पूरी तरह प्रो बोनो ऑर्गेनाइजेशन है। हम पूरे देश में एक माहौल बनाना चाहते हैं विधि को लेकर एक अलग दृष्टि के साथ, और उसमें मैं ऐसा मानता हूं कि अंततः परमेश्वर हमें उस दिशा में ले जा रहा है। स्टडी सर्किल में जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं या अपने अधिवक्ता के रूप में एक इफेक्टिव एडवोकेट बनना चाहते हैं, या कोई लोक मानस में जो काम कर रहा है, जन सामान्य के साथ काम कर रहा है, कोई सोशल वर्कर है, वो भी हमारे साथ आ सकता है। इसके अलावा हमारा सेंटर फॉर लीडरशिप काम करता है, जो कम्युनिकेशन और लीडरशिप पर बात करता है। उस पर भी एक हमारा ऑडिटर्स क्लब चलता है। तो ऐसे करके इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस काम कर रहा है छोटे से स्तर पे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका भव्य रूप होगा। माननीय प्रमोद जी हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाने वाले हैं। और ऐसे ही परसों बात हुई तो सुबह का प्रोग्राम था, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं प्रहलाद जी को सुना जाए। तो हमने माननीय डॉक्टर प्रहलाद राय जी को निवेदन किया और केवल एक छोटे से फोन पर आपने अपनी अनुमति दे दी। डॉक्टर प्रहलाद राय को जो जानते हैं, आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं कि वो मेरे गुरु रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमने उनसे पढ़ा है। प्रहलाद राय जी से जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऐसे बैठे रहें और उनसे बातचीत करते रहें। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर प्रहलाद राय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के उत्पाद मुझे माफ करेंगे, लेकिन वहां से हैं। वहां से आपने एमफिल और पीएचडी की है, और उस कालखंड में की है जहां सपने हुआ करते थे वहां जाने में। तत्पश्चात आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी है। बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं, और आपको मैंने बहुत बार सुना। हमने पहले भी एक MNIT में माननीय प्रमोद शर्मा जी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया है हमारी टीम ने। प्रमोद शर्मा जी जिस टीम में हम उनके साथ हैं, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, उसने एक प्रोग्राम किया। तो वहां पर भी जो वहाँ की एकेडमिक फैटर्निटी और स्टूडेंट को जो आनंद आया कि एक टेक्नोक्रेट और टेक्निकल स्टूडेंट को जो आनंद आता है, तो हमें लगा कि आपसे निवेदन करना चाहिए। और आपने कोरोना से पीड़ित होने के बाद भी कहा कि मैं हाजिर हो जाऊंगा, जितना बोल पाऊंगा मैं उतना बोलूंगा। तो ये बड़प्पन है सर आपका, आपको नमन। और इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के आधार पर मैं मेरी पूरी टीम के साथ आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पूरे देश से तकरीबन 13 स्टेट से हमारे पास लोग हैं। आज हमने जितना प्रयास किया उसमें 13 राज्यों से साथी लोग हैं, और वो सुनेंगे और जानेंगे। दूसरे हमारे जो लाइट हाउस है, श्री प्रमोद शर्मा भारतीय स्टेट बैंक की सेवा से रिटायर्ड हुए हैं। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन करके हमारा संस्थान है, हम उनके सानिध्य में काम करते हैं सब लोग। और आप तकरीबन 13 वर्षों में मैंने देखा है कि हमारा गुस्सा कम हो गया, चीजों को देखने की दृष्टि बदल गई है। हम हर शनिवार लगभग मिलते हैं, हम गायब हो जाए लेकिन ये हर शनिवार हमारा एक स्टडी सर्किल है, हम मिलते हैं, उसमें बातचीत करते हैं। देश दुनिया जहान में क्या चीजें बदल रही है उनको पर्दे के पीछे समझने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ एक आखिर स्थापित कार्यक्रम है राजस्थानी भाषा को लेकर, प्रभा खितान फाउंडेशन के साथ ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन करता है। उसकी अपनी एक पहचान है, राजस्थानी भाषा को लेकर आप कार्यरत हैं। आप, मैं ऐसा मानता हूं, तकरीबन 2 से 3 हजार छात्रों को या युवाओं को तो सीधा सीधा प्रकाशित किया है। आप इनके पीछे देख सकते हैं पुस्तकों की, ये लॉ के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन साल में मैं ऐसा मानता हूं 200 से 250 पुस्तकें पढ़ जाते हैं। और किसी भी विषय का रेफरेंस आपको चाहिए तो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आज हमारे डॉक्टर प्रहलाद राय सर ने कहा कि भाई देखो, मेरा जितना सामर्थ्य होगा उतना बोलूंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं माननीय प्रमोद शर्मा जी के 20 सानिध्य का आनंद लिया जाए। तो आप भी अपनी बात रखेंगे। पहले हमारे यहाँ जो आज का विषय है, भारत का संविधान देश की आत्मा। क्या वो देश की आत्मा है? क्या वो जीवंत पुस्तक है? सुबह की चर्चा में भी ये बातचीत हुई, हमारे कुछ साथी सुबह के भी हैं, और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं। तो मैं ज्यादा बात लिए बिना, मेरे एक युवा साथी का जामिया मिलिया में पढ़ता है, तो उसने कहा सर, एक यदि आप सबको वो जो हमारी संविधान का प्रियम्बल है उसका पाठ करवा देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो यदि आप अनुमति दें तो इसको हम थोड़ा सा, एक सेकंड, हम इसको, आप समझ में आ रहा होगा। उसने कहा एक बार पढ़ देंगे और उसके बाद कार्यक्रम चालू करेंगे। वो आज उसकी कोई डिजर्टेशन का प्रोग्राम है इसलिए नहीं आया, नहीं तो वो आता तो उसी से हम पढ़वाते। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
आपके यहाँ थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है ये। एक सेकंड मैं कोशिश करता हूं बड़ा हो जाए। हाँ, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, एक सेकंड, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, एक सेकंड, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रियम्बल है और हमारी भी टीम की इच्छा थी कि उस पर चर्चा हो, तो मैंने आपसे समय ले लिया है थोड़ा सा। मैंने आपके सामने बात रखी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय डॉक्टर प्रहलाद राय साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें, जितना आप सहजता से रख सकते हैं। सर, आप कोरोना से निकल कर आए और कोरोना वॉरियर है, तो आप अपनी बात रखें। सर, अनम्यूट कर लें सर अपने आप को, सामने साइन होगा सर। आ रहे हैं, तकनीकी के लिए उनको बेटे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है थोड़ा सा, तो चलिए मेरे कुछ क्वेश्चन है, जितनी देर वो आते हैं आगे हैं। सर, सामने की तरफ साइन होगा सर, एक नीचे की तरफ आपके कंप्यूटर में। जी जी जी, आ गई आवाज, आ गई सर आपकी। चलिए, मैं श्री डॉक्टर प्रहलाद राय साहब को आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। ओवर टू डॉक्टर प्रहलाद। आदरणीय प्रमोद जी, मेठी जी और सभी साथीगण जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, पहले तो मैं आप सब लोगों को इस संविधान दिवस की जो आज विधि दिवस है उसकी सबको बधाई देता हूँ हार्दिक, क्योंकि हमारे देश में ये आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब हम संविधान को बना के आज पूरा कंप्लीट कर पाए। आज के दिन हम इसको कंप्लीट कर पाए थे 3 साल के दरमियान। तो आज हमारे देश के जीवन में ये बहुत बड़ा दिन है कि हम देश के लिए एक संविधान को बना सके। एडम स्मिथ जो है अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के संविधान बनाने में भी उनकी भूमिका थी मुख्य। उनका ये मानना है कि कितनी भी नैतिकता, कितनी भी समृद्धि, कितनी भी अनुशासित सेना, कोई भी देश को जोड़े नहीं रख सकती है, देश को आगे नहीं बढ़ा सकती, और तीनों मिलके भी नहीं। अगर देश को चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो एक संविधान अनिवार्य है, उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। ये देश के लोगों को पहचान देता है, देश को भी पहचान देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है। अभी आपने देखा होगा कि 1990 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, बिखर गया था। तो कितने देश मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप में देश बने। तो यूरोप ने उनके लिए, उनकी मान्यता देने के लिए, कि उनको देश के तौर पर मान्य करने के लिए ये कंडीशन रखी कि जो देश संविधान बना ले उसको हम तत्काल मान्यता दें। यूरोप में मान्यता देने के लिए देश को ये क्राइटेरिया लगाया। पहले देश का जन्म भी तब हुआ जब उसके पास संविधान था, उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग खड़ी होती है। हमने भी ये किया, हमारे देश के नेताओं ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, कि जो ही आज़ादी का जंग चला, आज़ादी का युद्ध चला 100 साल तक, तो उसके साथ साथ संविधान विकास का भी कार्यक्रम चलाया। और
ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये मांग की कि संविधान सभा की मीटिंग बुलाओ, हम संविधान बना सकते हैं। और इन्होंने एक नेहरू संविधान करके 1928 में बनाया, स्वदेशी संविधान कि हम संविधान बना सकते हैं। अंग्रेजों का बार बार यही था कि हम जब छोड़ के जाएंगे तो आज के देश में अराजकता होगी, चाउस होगा और आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। पर देश के लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम सब मैनेज कर सकते हैं, और ये एक सत्य भी था, हम मैनेज भी किए। 1946 में 1947 में जो देश आजाद हुआ, तो पहले जो दौर था, पहले 5-4 साल का, वो बहुत मुश्किल दौर था। देश का बंटवारा था, सांप्रदायिक दंगे थे, एक लोगों में उम्मीद थी, एक भय भी था, एक रात सी डल गई थी पर उजाला भी दिख रहा था लोगों को। लोगों की उम्मीद थी कि हम कुछ करेंगे, और हम कर लिए, संविधान हमारा बना लिए और हर समस्या का समाधान भी ढूंढ दिए। दुनिया में संविधान एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ईसा के 1000 साल पहले जब ब्रिटिश सिटी स्टेट बने, उस प्रोजेक्ट में जो सिटी एथेंस जैसे सिटी बना, तो सिटी प्रोजेक्ट में शहर को बसाना ही नहीं था, पर उसके साथ एक संविधान भी बनाना था। और उन्होंने 1000 साल पहले उन्होंने संविधान बनाया, जो आज से 3000 साल पहले थे, 2000 ये और 1000। और जो वैदिक काल में अपने विलेज सिस्टम डेवलप हुआ, आज से 2500 साल पहले, 3500 साल पहले, तो विलेज सिस्टम का भी एक वेदों में एक सिस्टम पहले डेवलप किया गया, विलेज गांव बसाने के साथ साथ। तो गांव हो या शहर हो या देश हो, उसको एक मजबूती देने के लिए, उसको एक आइडेंटिटी देने के लिए और उसको बनाने के लिए एक संविधान है, और वो उसकी आत्मा होता है। आत्मा हेगेल जो है, जर्मन के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, और उनका मानना यह है कि संविधान देश की अंतर चेतना है, सामूहिक अंतर चेतना। क्योंकि जब तक तो लोगों में आम सहमति और सामंजस्य नहीं है, तो संविधान का निर्माण भी संभव नहीं है। ये उसकी देश की आत्मा है, और ये आज देश के नागरिकों को धर्म की पहचान से, प्रजाति की पहचान से और किसी भी पहचान से ऊपर एक भारतीयता की, अपने देश की पहचान देता है। जैसे इंडिया में भारतीयता की एक पहचान है, भारतीयता की पहचान जो है, नागरिकता की पहचान जो है, ये सब पहचानों के ऊपर है। आपकी जाति के, आपके धर्म की, आपकी भाषा के, आपके क्षेत्र के, उन सब के ऊपर ये है, क्योंकि ये आपकी आत्मा है। तो संविधान जो है, हमारे देश में जो संविधान है, वो हम सफलतापूर्वक चला रहे हैं, जहां तक मेरा जो आकलन है 17 साल। क्योंकि एक तो हमारे संविधान की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग, संविधान का जो मूल मंत्र है कि भाई आपके समाज जो अहिंसक हो और विधि में लोगों की विश्वास हो। हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो शांतिपूर्वक अहिंसक जीवन है हम लोगों का। तो उसमें संविधान को फलने फूलने में, फलवित होने में बहुत आसानी है, और वो आसानी है भी। हिंदुस्तान के संविधान ने दुनिया के लिए बहुत एक आदर्श संविधान की तरह दुनिया में आज ये है। और संवैधानिक आइडियाज के बारे में, संविधान आइडियाज किसी देश में प्लांट नहीं कोई दूसरा कर सकता है, ये देश के लोगों को ही इसके लिए भगीरथ प्रयास करने होते हैं। किसी भी देश में आइडियाज तो माइग्रेट करते हैं, आइडियाज तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई ले भी सकता है, कोई दे भी सकता है, पर प्लांट कोई दूसरा नहीं करता। ये खुद के देश के लोग, नागरिकों को, उनको बनाना होता है। और ये हमारे देश का संविधान में हमारे देश के लोगों, नागरिकों की जाती है इसका सर है, और उन्होंने ही उनको बनाया हुआ है, उनके बिहार पे संविधान सभा ने उनको बनाया हुआ है। और संविधान की जो ताकत है, वो संविधान की ताकत इसमें है कि लोगों के, देश के शासक और देश के नागरिक का एवरीडे जीवन जो है, उनका रोजमर्रा के जीवन में संविधान के प्रति निष्ठा कितनी है, वो कितना नियमों को मानते हैं, इसमें संविधान आगे बढ़ता है, उस पर चलता है। उसके पीछे सब कुछ है, पर ये जो मेन जो है वो है शासकों का आचरण, नागरिकों का समर्पण कितना है, उससे संविधान आगे चलता है, उससे आगे बढ़ता है। हमारे देश में ये भी है, संविधान के कुछ लोग, हम लोग ऐसा एक
अमेरिकन प्रोफेसर हैं हार्वर्ड के, दुशांत साहब बहुत बड़े फेमस आदमी हैं। उनका ये मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अब तक 3 लेगेसी दुनिया को दी है मेनली, जो वो आइडेंटिफाई और भी हो सकते हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए। एक तो हमारी जो लेगेसी है वो सबसे बड़ी यह है कि हम लोग एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी है। और तब भी थी जब कांग्रेस एक मत में एक छत्र उसका राज था 1950 से लेके और 70 तक एक पार्टी का राज था, विपक्ष कमजोर था, तब भी जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंसी खोई नहीं और वो बरकरार रखी। और 90 में जज अपॉइंट करने का पावर ले लिया, खुद के उत्तराधिकारी खुद के अपॉइंट करते हैं, जो दुनिया में बेमिसाल है, दुनिया में किसी देश में ये चीज उपलब्ध नहीं है। जुडिशियल रिव्यू भी ये करती है और कोई भी संविधान के शासक के द्वारा किए गए फैसलों को, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को, उसके निर्णय का भी रिव्यू करके कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकती है। तो हमारे देश में जुडिशरी का है लोगों के नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को बखूबी प्रोटेक्ट कर रही है। दूसरा जो हमारी लेगेसी है जो हमने दुनिया को दी है हमारे संविधान से, कि जो हमारे जिसका क्राफ्ट और आर्टिकुलेशन जुडिशरी ने किया है वो है PIL, जनहित याचिका। इससे भी जो सरकार की खामियां वो दूर हुई है और काम की गति बढ़ी है और लोगों का रुझान जो है आम आदमी का वो न्यायपालिका के प्रति भी बढ़ा है और संविधान के प्रति और न्याय प्रणाली के प्रति आस्था भी बढ़ी। तीसरा काम जो हमारे देश के संविधान ने जो किया है, जो मॉडल है, वो है अफर्मेटिव आचरण, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन बोले तो जो कमजोर वर्ग है समाज का उसको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया है और उसमें हम काफी हद तक सक्सेस भी हुए। देश के आदिवासी, अति पिछड़े और दलित हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने में काफी कामयाब हुए हैं। ये भी हमारी एक अपने आप में एक उपलब्धि है और हम कोई नकल करके हमारी मतलब अनुसरण करके हमारी उपलब्धि को अमेरिका ने, ब्राजील ने और मलेशिया ने भी इसको लागू करने की कोशिश की है। और जहाँ भी इंडिजिनस पीपल या जैसे जो पहले के वासी हैं, मूल निवासी है, पहले के वासी है या कमजोर वर्ग है, उन लोगों को किसी न किसी तरह से वो भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। ये 3 ऐसी उपलब्धि हमारी, और भी है काफी, पर 3 तो ऐसी उपलब्धि है। हमारा संविधान इस मायने में परफेक्ट है। अब आपने अमेरिका का इलेक्शन देखा, हमारा भी इलेक्शन देखा बिहार का। तो अमेरिका का इलेक्शन हुआ तो वहां हमने क्या कर रखा है कि एक तो हमने ये कर रखा है कि भाई जुडिशरी है ना, उसको एक बार प्रोसेस शुरू होगा और प्रोसेस कंक्लूडेड होगा तब तक जुडिशरी कुछ नहीं बोलेगी। मतलब जुडिशरी कैन नॉट एंटरटेन द केस, जुडिशरी किस केस को अपने हाथ में नहीं लेगी। हाँ, रिजल्ट आने के बाद अगर चाहे तो न्यायपालिका में किसी का अगर सस्टेंटिव, किसी के पास केस का अगर ठोस मुद्दा है तो उस पर विचार कर सकती है। अमेरिका में यह नहीं है। अमेरिका में ये नहीं कहा हुआ है कि वो न्यायपालिका विचार नहीं करे, संविधान में ये कहीं नहीं है और ये उनके यहाँ संवैधानिक कन्वेंशन या परिपाटी भी नहीं है। पर चूंकि अपने ये सक्सेसफुल है, ये अपना जो मैं ये नहीं कहता अमेरिका ने हमसे सीखा। ये तो देखो संविधान जो है वो भी लोकतांत्रिक देश है, हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, भी हमने उनसे भी ये तो क्रॉस लर्निंग तो रहती है, सभी देश के संविधानों में क्रॉस लर्निंग रहती है, हमारे यहाँ भी है, हम भी सीखते हैं उनसे, वो भी हमसे सीखते हैं। पर एक ये जो हमारा जो मॉडल है वो सक्सेस था। अमेरिका की जुडिशरी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के केस को, आउटगोइंग प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उनके केस को एंटरटेन नहीं किया तो उनके भी सॉल्यूशन निकला, हालांकि बताया भी उन्होंने दी, हो जाएगा वो भी। और दूसरा जैसे हमने एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बना रखा है इलेक्शन कमीशन, तो वो गवर्नमेंट को पावर नहीं, वो फुल पावरफुल होता है और उसका डिक्लेरेशन आर्ट होता है। उनके डिक्लेरेशन में यह है कि जो लिक्विडेट कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड द डिफीट, जो पराजित कैंडिडेट दूसरे को बताए थे उसको स्वीकार करें हार को। तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे और कितने एग्जांपल है कि हम लोगों का संविधान काफी कम्प्रहेंसिव है और काफी ठोस ढंग से बढ़ाया हुआ है और दुनिया को एक जूरिस्प्रूडेंशियल जो है विधि शास्त्र की एक अनुपम देन हमारे देश के नागरिकों को है, संविधान बनाने वाले जो भी लोग थे इसमें। पर अभी संविधान जो है सफलतापूर्वक चल रहा है, पर कुछ ऐसे में मुद्दे हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि इनका क्या हम समाधान खोज सकते हैं, क्योंकि संविधान बनाते टाइम ये शायद नए भी थे। तो नए इसलिए भी थे कि 25 साल तो कोई संविधान को चलाने की और नहीं चलाने का मतलब कोई काम नहीं था, क्योंकि फ्रीडम फाइटर 1975 तक करीब सब लोग थे जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे और देश उनको देश के लिए ही वो
सब कुछ उनके लिए था, वो लोग जिंदे थे, तो हमें कोई चिंता नहीं थी, और वो लोग आसानी से 25 साल हमारे पास थे। उसके बाद से दूसरी जनरेशन आ गई, तीसरी जनरेशन आ गई। अब संविधान में कुछ चुनौतियां भी आ गई समय के साथ साथ, तो उनका भी, वैसे हमारा संविधान इतना लिबरल ढंग से बनाया हुआ है कि जैसे आज दूसरी पार्टी है, अपने आइडियाज को बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हुए तेजी से लागू कर रही, कर सकती है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम सोशलिज्म सब पढ़ रख लेते हैं, तो उसको रजिस्टर करके डॉक्टर अम्बेडकर ने दूर रख रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। रख दिया जब भी बात हुई है, और नहीं है जब भी बात हुई, क्योंकि आप देश को एक, फॉर एग्जाम्पल एक सेकुलरिज्म है, तो उसकी रीडिंग कांग्रेस की अलग थी, आज की रूलिंग पार्टी की उसकी रीडिंग अलग है। पर हमारा जो बेसिक जो नोशन है श्रम धर्म समभाव, वो 5000 साल से जमीन में है, ये जमीन की सांसों में है, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है ना हम। तो ये, पर उसका उसमें इतना स्कोप है, कोई हमारे रिजिडिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक पार्ट कौन से लाओगे? कल मान लो कम्युनिस्ट आ जाते हैं, तो मार्केट इकोनॉमी की जगह वो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी आराम से किसी संविधान के दायरे में लगा सकते हैं। पर कोई भी सरकार, जैसे कांग्रेस का मिडिल पाथ है या लिबरल मार्केट है, कुछ भी इसमें संभव है, इसमें विद इन संविधान की लिमिट के तौर पर। तो संविधान को ऐसी रिजिडिटी हम लेके नहीं गए, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रख ली कि आगे भी हम इसको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चुनौती के हम इसको आगे भी खींच सकते। पर फिर भी पिछले जो टाइम गुजरा है, उसमें काफी हम सफल हैं। उसकी देश के लोग और शासक लोग और जो भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग जो हैं जागरूक लोग, उनका योगदान है। पर कुछ चीजें ऐसी जिनमें अभी भी हम लोग सोच सकते हैं, जो पहले उनका समाधान नहीं निकला, अब ढूंढ सकते हैं। एक तो हमारी जो सबसे बड़ी है, ये तो प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये हमारी लिबर्टी जो है, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता, कि वो जीवन का अक्स है। क्या स्वतंत्रता पराधीन तो कोई जीवन नहीं है, तो उसमें स्वतंत्रता थोड़ी कर्टेल होती है, कई बार उसे डिप्राइव हो जाते हैं। तो ये एक 1950 से ये था, कोई भी 1-2 साल को छोड़ के 1960, 1970 बन गए थे, और ज्यादा सब प्रतिपक्ष के नेता उसमें जेल जा चुके हैं। सब प्रतिपक्ष के नेता प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल जा चुके हैं टोटल। कोई जो बचे कुछ 1975 से लेकर 1977 में चले गए। तो अब इसको संविधान बना, तब भी इसके बाद बहुत तंत्र मनन हुआ कि इसको लिमिट में रखो, इसको पहले तो हटा ही दो, पर नहीं हटा सको, समाप्त नहीं कर सको, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो अब ये सवाल आ गया कि देश की सुरक्षा और व्यक्ति की लिबर्टी, इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे स्ट्राइक करे, अगर हटाओ नहीं तो कम से कम ये दोनों जरूरी है। देश की सुरक्षा भी जरूरी है, देश का वजूद है तो आप है, हम है, हमारी आजादी है, और आजादी नहीं है तो फिर हमारा कोई मीनिंग नहीं है नागरिकता का। तो ये दोनों के बीच में एक ये भी, अभी ये जैसे प्रणब गोस्वामी का केस हुआ, ये एक इंकरेजमेंट, एक उत्साहवर्धक बात यह है इसमें कि इसमें तेजी से न्यायपालिका ने काम किया, और उनकी स्वतंत्रता जो बाधित हो रही थी उसको उन्होंने दी। पर हम चाहते हैं कि न्यायालय की ये एक्सेप्शन नहीं बनकर रह जाए, न्यायालय इसी गति से चले, सुप्रीम कोर्ट माननीय, और वो तेजी से चले, और इसी तरह से बाकी लोग जो हैं, जो जिनके कोई आधार है वो रहे अंदर, जिनके पास ठोस सबूत सरकार दे सकती है वो रहे। फिर दूसरा ये कि इसमें क्या ये भी सोचना चाहिए कि पुलिस का सुधार अगर और कर दें पुलिस में, न्याय प्रणाली में, तो क्या इस कानून के बिना भी काम चल सकता है? तो इसमें भी थोड़ा चिंतन करने की युवा पीढ़ी को जरूरत है। क्या हम, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बिना भी वो लोग लोकतंत्र में चला रहे हैं और डेवलप्ड है। एक दूसरा मुद्दा और है, जो और भी हैं थोड़े छोटे मोटे मुद्दे, मैं एक कुछ ही मुद्दों पे बात करूंगा, बाकी प्रमोद जी हैं आपके सामने। हमारे देश में एक गैर बराबरी जो है, इनइक्वलिटी, वो भी एक मुश्किल चीज है। वो दुनिया में सभी जगह है, पर हमारे दो तरह से है, एक सामाजिक भी है, आर्थिक होने के साथ। तो हमारे ये दोहरा दुख हो गया, मतलब एक तो आर्थिक रूप से गरीब हो गए, फिर ऊपर से सामाजिक भी हो गया। तो इससे भी ये क्या कि जब आपने पॉलिटिकल इक्वलिटी दे दी, बट एवरी पर्सन हैव द इक्वल वोट, जब आपने एक लीगल इक्वलिटी दे दी, तो फिर ये भी थोड़ा थोड़ा कम करते जाना चाहिए। ये हम भी मानते हैं ये अचानक नहीं होगा, क्योंकि ये युगों का काम है, तो लम्हों में तो हो नहीं सकेगा। पर इसके लिए सतत हम लोग प्रयास रहे, जो हम काफी इसमें सक्सेस भी हैं।
और हम इस पे अपनी गति बनाए रखें। ये भी एक जरूरी है। और इसके नए आइडिया, मार्केट भी इसमें मदद कर सकता है, स्टेट ही नहीं। अभी तक तो यही थिंक था कॉन्स्टिट्यूशन में कि केवल स्टेट इंटरवेंशन कैन इंप्रूव द कंडीशन, और अभी तो ये लग रहा है कि भाई मार्केट है, ग्लोबलाइजेशन है, इससे भी इस डायरेक्शन में सोचा जा सकता है कि जो लोग हैं उनको, जो पीछे रह गए उनको कैसे आगे लाया जा सकता है, बराबरी पे लाया जा सकता है और उनके जीवन में सुधार किया जा सकता है। ये भी सोचा जा सकता है। एक ये है कि हमारे जो एक इलेक्शन फंड एक ऐसी चीज है जो न हम मैनेज कर पाए, न इसका सॉल्यूशन निकाल पाए, न कोई दुनिया की डेमोक्रेसी अभी तक इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल पाई। और लेकिन थोड़ा हमसे ट्रांसपेरेंसी है, पर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन उल्टा ही निकलता है। अभी माफ करना, मैं कोई ऐसे बीजेपी को वो नहीं कर रहा हूँ पर मैं बता दूं आपको कि जो अपने वित्त मंत्री थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि शायद इससे इलेक्शन फंड का कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, पर वो भी सॉल्यूशन सक्सेस नहीं हुआ। अब मैं डिटेल में तो उसकी नहीं जाऊँ कि ये टाइम भी नहीं है उस तरह का, और इस तरह का मौका भी नहीं कुछ बात करो, वो तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। पर वो सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए। हम चाहते हैं कि इस पे भी थोड़ा गंभीरता से विचार करें कि जो डर्टी मनी है ये इलेक्शन से दूर रहे, तो शायद मैं समझता हूँ कि हमारा जो लोकतंत्र है और थोड़ा और थोड़ा चमकेगा और अच्छा बनेगा। तो इस पे भी थोड़ा हमको चिंतन करने की जरूरत है। तो इलेक्शन चाहिए, तो फंड तो चाहिए पार्टी चलाने के लिए भी, चुनाव लड़ने के लिए भी। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन अगर कोई निकाल सके हम लोग, मतलब कोई भी जो अच्छा हो सॉल्यूशन हो, जिसमें प्रतिपक्ष भी और शासक पार्टी दोनों अपना काम कर सके और इससे भी हम मुक्ति पा जाए, तो फिर हमारे लिए और ज्यादा अच्छा है देश के लिए। एक बात और कहना चाहता हूँ चुनाव से संबंधित है कि देखने में ये आ रहा है कि चुनाव के जो जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि जनप्रतिनिधि है वो एक एनजीओ ने, एडीआर एनजीओ है और भी एनजीओ है, उन्होंने आरटीआई लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भाई आप अपनी 3 चीज बता दो, एजुकेशन बता दो, अपनी प्रॉपर्टी बता दो, और अपना कुछ पिछला रिकॉर्ड जो है, कोई केस आपको पड़े वो आप बता, ताकि वोटर उससे लाभान्वित हो और वोट एक अच्छी जानकारी के साथ वो फिर दें कि किसको वोट मेरे को देना है या किसको नहीं देना। पर वो जानकारी तो है, इलेक्शन कमीशन लेने में सक्सेस हो गया और वो प्रकाशित भी हो जाती है, पर वो भी अभी एक पॉपुलर इशू अपने पास नहीं बन पाया। तो अभी अपने जो अपराधी के पृष्ठभूमि में जो है वो काफी मात्रा में अपने प्रतिनिधि बन जाते हैं। इसका भी एक थोड़ा सॉल्यूशन होना अपने पास, तो अपने थोड़ा और थोड़ा सुधार हो सकता है कि ऐसे इसका न्यायपालिका के द्वारा या वोटरों को जागरूक करके कि वो उनके इलाके के आदमी वो समझे कि भाई पॉलिटिकल चार्ज है तो एक अलग बात होगी, तो दूसरे तरह के चार्ज हैं तो वो उस तरह भी सोच के थोड़ा अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी एक स्टडी आई थी, वार्षण है बड़ी प्रोफेसर इंडिया के जो अमेरिका में है, कि मान लो एक साधारण मतलब कि किसी भी शिक्षित या किसी भी व्यक्ति को लड़ा, उसके खिलाफ अगर दूसरा आदमी दबंग है कोई या इस तरह की पृष्ठभूमि का है, तो उसके आगे उसका जीतना बड़ा, उसकी जो स्ट्राइक रेट है यानी जो उसकी जीतने की क्षमता है वो कम है। और हम एक बात ये भी है कि पार्टियों का ध्येय रहता है विनेबिलिटी, मतलब जीत कौन सकता है। अब ये तो पार्टियों को ये इसी पे सोचना चाहिए कि जीत कौन सकता है, यही मसला नहीं, मसला ये भी रहता है कि किसको हमको पार्टी का जोर लगा के जिताना चाहिए। क्योंकि और ये भी थोड़ा सा एक है कि पार्टियों के लिए भी, क्योंकि पार्टी का संविधान में कहीं, पॉलिटिकल पार्टी का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का ही मसला है पॉलिटिकल पार्टी को संविधान में। तो पॉलिटिकल पार्टीज में राजनीतिक दलों में चुनाव होते हैं नहीं होते हैं, उनका क्या स्थिति रहती है, इसके लिए तो संविधान तो खामोश है। और ये काम तो पार्टी के लोग अंदर से करें कि पार्टी यूनिटी रहे। तीसरा, अपने देश में एक थोड़ी सी ये भी है कि हीरो वर्शिप, तो थोड़ा ये भी अपने लिए ये कि थोड़ा बहुत ज्यादा चिंता कारण नहीं, पर ये भी थोड़ा जागरूकता का कारण बनना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब नेता ऐसे भी इमर्ज हो जाते हैं जो पूरा जनता उनके साथ हो जाता है, सेना बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, ऐसा 3 टाइम हो चुका है, नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, अब मोदी जी है। मोदी जी के साथ भी जनसेना हो भाई बहुत ज्यादा, मतलब फुल सपोर्ट लोगों का प्रेम है, जनसेना सब उनके साथ है।
पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा अभी कोई बहुत ठोस स्टेट नहीं, पर थोड़ा उनके ऊपर दबाव शायद हो जाता है, हो गया था। पिछले रिकॉर्ड को देखे तो हम लोग पहला हो गया था, और कई बार तो पिछले रिकॉर्ड को देखे तो संविधान भी, आजादी संविधान भी सस्पेंड हो गया था थोड़ी देर। तो ये भी हमको देखना चाहिए कि उस लीडर को प्यार करें, सम्मान करें, पर थोड़ा थोड़ा चेतना भी, जो अंतर चेतना, क्योंकि ये स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान है। संविधान आज और कल के लिए नहीं, ये युगों के लिए होता है। एक युग सेंचुरी भी इसके लिए कम पड़ती है। तो सेंचुरी 4 तो ब्रिटेन ही पूरा कर चुका है, अमेरिका ढाई सेंचुरी पूरा कर चुका है। तो युगों, ये मिलेनियम तक भी चल सकता है। ये संविधान है, देश को सीमेंटेड रखता है, देश में मजबूती लाता है, देश की सुरक्षा इसमें अंतर्निहित है। और आपका सम्मान, आपकी स्वतंत्रता भी है इसमें, आपका विकास भी है, और सब लोगों का। इसलिए हम यही करते हैं कि भाई लोग सोच समझ के, जिस तरह संविधान बनाया आपने, जिस तरह से अब तक इस संविधान को सफल करते आना है, आपके देश के नागरिक और शासक वर्ग, वो सब मिलके पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस से कुछ सीख के उस संविधान को आगे भी प्रफुल्लित और आगे बढ़ने देंगे, और देश के लोगों के लिए इसका होगा। मैं सब लोगों को, आपको ने सुना, मेरे को मैं धन्यवाद देता हूँ, बुलाने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रमोद जी को, कासिम मेठी जी को, और जो भी मेरे पास था मैं आपको शेयर किया हूँ। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर प्रहलाद राय। आपको ऐसा लगता है कि हम सुनते रहें और आपने प्रासंगिक चीजें उठाई है। जैसे हमारा जो शनिवार का अध्ययन समूह है, उसमें जब चर्चा होती है तो अमेरिका के चुनाव प्रणाली को लेकर हम भी कुछ अलग तरह का हमारे सामने दृष्टि आई कि वो राष्ट्र इतना मजबूत अपने आप को कहता है और वहां कैसा केहोस पैदा हुआ। तो निश्चित रूप से अभी हम जब ओपन फोरम में आएंगे, जब चर्चा सुनेंगे, उसी क्रम में आपने बहुत बढ़िया बातें रखी, और मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ जो साथी उपस्थित है या जो फेसबुक पे और दूसरे माध्यमों से हमें देख रहे हैं, वो भी अपनी कोई बात रखेंगे। प्रश्न पूछने का एक तरीका है, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि प्रश्न पूछने में कुछ लोग बहस के मुद्रा में आ जाते हैं, तो उससे बचें हम। सुबह भी एक ऐसी बात थी, लेकिन वो हमारे वक्ता ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया। तो इसी कड़ी में हमारे साथ माननीय प्रमोद शर्मा जी हैं, ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन को देखते हैं। पिछले मैं मानता हूँ 10 वर्षों में बहुत सारे पत्रकार ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन से निकले हैं, और पत्रकार ही नहीं, विधिक सेवाओं में गए हैं, प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं हमारे साथी लोग, और देश के अलग अलग स्तरों पे और देश से बाहर भी है। तो प्रमोद शर्मा जी को सुनना भी हमारे लिए एक बड़ी चीज होती है। प्रहलाद राय जी ने तो बात रखी, और मैं ऐसा मानता हूँ साथियों को भी आनंद आया होगा। यदि आनंद आया हो तो कोई थम्स अप या अंगूठा लगा सकते हैं। मैं माननीय श्री प्रमोद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बातचीत रखें आज के विषय को लेकर। श्री प्रमोद शर्मा। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है भाई साहब, आ रही है। ठीक है। सही में तो मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर साहब बीमार हो गए हैं, और हमारी तो इच्छा थी कि डॉक्टर साहब को हम सुने पूरे इस विषय पर, फिलोसॉफिकल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को उनसे समझें। और आप ये समझें कि जैसे वो पासंग, पता नहीं आप लोग समझते होंगे कि नहीं, हमारे शेखावाटी में तो कहते हैं वो तराजू को जब तोलते हैं तो पलड़ा थोड़ा सा एक भारी हो या एक हल्का हो, तो दोनों को संतुलित करने के लिए एक थोड़ा सा वजन जहाँ हल्का हो रहा होता पलड़ा उस पर लगा देते हैं, तो उसको पासंग कहते हैं। तो मैं तो खाली पासंग के लिए हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब की तबीयत पूरी ठीक नहीं है और पूरा समय नहीं बोल पाएंगे। तो राजेश जी ने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा आप भी बोल दें। तो मैं तो वास्तव में सुनने के लिए आया था इनको, डॉक्टर साहब को सुने मेरे को बहुत दिन हो गए थे, और मुझे पता भी नहीं था कि आप बीमार हो गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अपनी बात हुई महीना भर हो गया होगा, और इस दौरान आप कोरोना से ग्रसित भी हो गए। और चलो अब आपको हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के कि आप स्वस्थ हैं पूरा। और मैं चूंकि संविधान को उस तरीके से तो नहीं पढ़ पाया जैसे आप लोग पढ़ते हैं, चूंकि आप तो सब कानून के विद्यार्थी हैं, और आपका एक जो नज़रिया है संविधान को देखने का वो बहुत ज़्यादा गहरा है। मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ, और उस नाते मैंने संविधान को देखा है, पर मैं
आपसे बात, चूंकि मैं समाज को लेके मेरा एक अलग चिंतन रहता है, दृष्टिकोण रहता है, तो मैं अलग बात करूंगा उस तरीके की। जैसे अपने आपने देखा होगा अपने यहाँ जो मंदिर में जो मूर्ति आती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जैसे खजाने वाले रास्ते में जाओ आप तो आपको मूर्तियां बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन वो पूजनीय जब तक नहीं होती, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि कोई भी एक राष्ट्र जो है वो एक मूर्त इकाई है, मतलब दिखता है कि एक राष्ट्र है, लेकिन जब तक उसमें संविधान की आत्मा प्रवेश न करे वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती राष्ट्र की। वैसा ही है, जैसे आपने कहा ना कि यूएसएसआर के बिखरने के बाद जितने भी राष्ट्र बने तो यूरोप ने पहले ही आवश्यकता ही करी कि आप एक संविधान होना चाहिए, कि आप में आत्मा नहीं है तो आपको पूजे कैसे, मतलब वो उस मूर्ति का पूजन नहीं हो सकता जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो। तो ये वास्तव में जो संविधान है ये किसी भी राष्ट्र की एक जीवंत आत्मा है, वही आपको जीवन देती है। जैसे अपन कहानी सुनते हैं ना कि वो 4 मित्र थे, जा रहे थे रास्ते में, एक वो हड्डियों का कोई कंगाल वो मिला ढेर, तो किसी ने उसको जोड़ दिया, दूसरे ने उसमें मांस मज्जा लगा दी, किसी ने त्वचा लगा दी, तो जो चौथा था उसने कहा कि तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं इसमें मंत्र से इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे सदस्य थे, उन्होंने इस भारत नामक राष्ट्र जो 1947 15 अगस्त 1947 को जो बना, अंग्रेजों से हमको मिला, वैसे तो खैर क्या कहें, विभाजन कहें इसको, आज़ादी तो कहना इसको मेरे को लगता है कि ठीक नहीं होगा, विभाजन ही मिला हमको, पूरा राष्ट्र एक था वैसे तो, पर ठीक है जो भी मिला। और जब भी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी हमारे पूर्वजों ने इसको स्वीकार किया। और जो संविधान सभा थी उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रयास तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और अपन लीगल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपना 1930 के पहले से ये प्रयास शुरू हो गया था कि हम, अंग्रेज कहते थे तुम तो अपना शासन चला ही नहीं सकते, पर हमारे लोग कहते थे नहीं हम सामर्थ्यवान है, तुम हमको दो तो सही यार। तो तब से ये संविधान बनने की प्रक्रिया थी। खैर 46 में, दिसंबर 46 में जो आंकड़े आप देखेंगे कहीं भी तो आपको मिल जाएंगे कि संविधान सभा बनी, कितने सदस्य थे, क्या क्या। वैसे मैं आपसे निजी रूप से जरूर चाहूँगा, सबसे मैंने भी वास्तव में संविधान सभा की बहसें पूरी पढ़ी नहीं है, पर संविधान के मंतव्य को जब तक हम संविधान सभा की बहस न पढ़ेंगे तो उस चीज़ों के मंतव्य को हम सही अर्थों में समझ नहीं पाएंगे। कि वो जो मंत्र है ना, जैसे अपन कहते हैं कि जो ऋचाएँ हैं या जो अपने यहाँ संस्कृत वाङ्मय में जो मंत्र कहे गए हैं, उनका अर्थ जब तक नहीं समझ पाएंगे, जब तक वो उसका मंतव्य अपन न समझ लें कि यहाँ पर एंड और क्यों लगाया गया या उसके बीच में ऑब्लिक क्यों लगाया गया, तो संविधान सभा की बहस से ही अपने को समझ में आ जाएगा। उसको जब तक नहीं समझेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जब संविधान बनाया और उसको जब समर्पित किया, अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अपने आप को ही, कि हम अपने आप को ही अंगीकार करते हैं और हम आत्मार्पित करते हैं। प्रियम्बल में हमने अभी जैसे शुरुआत में उसका पठन हुआ, उसमें देखा होगा कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने आप को ही इसको समर्पित करते हैं और हम अंगीकार करते हैं कि देने वाला भी राम जी और लेने वाला भी राम जी, की दे भी जनता रही और ले भी जनता ही रही है। तो ये जो मूल में डॉक्टर साहब ने जैसे इंगित किया कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, हम कोई अभी जुमा 400-500 साल पुराने राष्ट्र नहीं है। कोलंबस ने हमको नहीं ढूंढा या वास्को डी गामा ने हमको नहीं ढूंढा, हम तो उसके पहले से ही थे। ऐसे मैं आपको इसका संदर्भ लेके जाऊं तो महाभारत मेरे को बहुत प्रिय है। महाभारत मैंने शब्द से पढ़ा है और भारतीय वाङ्मय में महाभारत के लिए कहा जाता है न अस्ति किंचित, मतलब इसमें यदि नहीं है तो पूरी दुनिया में वो कहीं भी नहीं है। तो इतना विशद ग्रंथ है वो, 1,08,000 श्लोक हैं, मैंने शब्द से पढ़ा उसको। तो उसमें जो प्रसंग आता है जहाँ वो शुरुआत करते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और भीष्म पितामह है वो शरसैया पे हैं। तो चूंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु है, उन्होंने चयन की है कि मैं तो जब वो उत्तरायण हो जाएगा सूर्य, उसके पश्चात अपने प्राण त्यागूंगा। तो जब तक फुर्सत में है सब लोग, तो युद्ध समाप्ति के बाद वो जो बचे हैं पांडव लोग, वो सब शाम को उसके पास मिलने जाते हैं, दिन में चर्चाएं करते हैं ज्ञान के लिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो सिंहासन मुझे मिला है ये तो रक्त रंजित है, मेरे सारे रिश्तेदार मारे गए हैं, गुरुओं को मारा है हमने, खुद ने मारा है, भाई बंधु साले मामा सबको हमने हत्या की है, तो इस रक्त से सना हुआ और मैं तो अब राजा नहीं बनता। तो सबने कहा कि राज्य के बिना कैसे चलेगा, राज्य को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तब वो एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, तब वो पूछता है, युधिष्ठिर कहता है कि यार राजा कोई जरूरी थोड़ी है, बिना राजा के भी तो चल सकता है काम। तो ऐसा थोड़ी है कि शुरू में पहले दिन से ही राजा था, जब से सृष्टि बनी है तब से क्या पहले दिन से ही राजा आ गया।
तब जो भीष्म है वो बहुत सुंदर जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि न च एव राज्यम न च राजासी न दंडो न च दांडिकः धर्मेण एव प्रजा सर्वे रक्षन्ति परस्परम। कि न तो कोई राजा था और न कोई राज्य था, न दंड था और न कोई दंड देने वाला था। तो फिर ये प्रश्न आया कि फिर समाज चलता कैसे था? तो धर्मेण एव प्रजा सर्वे, जो भी प्रजा थी वो अपने अपने धर्म का आचरण करती थी और रक्षन्ति परस्परम। तो अपने अपने जब दायित्व बोध से आदमी अपना काम करेगा तो ये स्वतः ही एक दूसरे के अधिकार की रक्षा हो जाएगी। तब उन्होंने कहा फिर राज्य राजा नाम का अस्तित्व कैसे आया? तब भीष्म कहते हैं कि जो बलशाली लोग थे उन्होंने कमजोर लोगों का उत्पीड़न शुरू कर दिया, बलात् उनसे छीन लेते थे उनकी जो भी संपत्ति थी या जो भी उनके पास था, जो वो कमाते थे। तब समाज ने इकट्ठा बैठ के तय किया कि एक ऐसा तत्व हमको चाहिए गवर्नेंस के लिए कि जो इस समाज को ठीक से चला सके। मतलब उसमें अब देखिए, अब पहली बात यह है कि जो शासन नाम का एक जो तत्व है वो समाज को सुचारू संचालन के लिए है। शासन अपने आप में कुछ भी नहीं है। शासन मतलब अब ये देखने से हमको ध्यान में आता है कि समाज ही सर्वोपरि है। समाज का मतलब जो उसका घटक व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता, जैसे अपन ने प्रियम्बल में पढ़ा कि जो आर्थिक जो है उसकी स्वतंत्रता है कि वो जो कमाता है उसको दूसरा कोई क्षति न पहुंचाए, उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो सम्मान है, जैसे समता और बंधुता जो अपन सब देखते हैं। समता का मतलब यही है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि अभी हमको जो सामाजिक बुराई दिखाई देती है वो आर्थिक भेद तो है ही, सामाजिक भेद भी है। हम सब प्रत्यक्ष, जैसे मैं तो कस्बे से रहा और मैंने वो प्रत्यक्ष देखा है कि आप भले ही कितना ही आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, पर समाज के यदि आप उस हिस्से से हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो ये बुराई हमारे में भी है। तो इसके लिए ये दूर होना चाहिए। तो ये जो पहले बार जब शासन नाम का तंत्र हमने स्वीकार किया समाज ने, वो इसीलिए किया कि एक समाज में से एक ऐसा तत्व अलग होगा जो एक कुछ नियम बनाएगा। मतलब समाज संरचना के लिए, उसके संचालन के लिए एक शासन नाम का एक तत्व होगा, गवर्नेंस नाम का, कि जो समाज की व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता सबको अक्षुण्ण बनेगा। उसको कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसको वापस रेस्टोर करने का काम वो शासन करेगा। अब उसको आप भले ही राजा कह दो, डेमोक्रेसी में कहें तो हम अपनी चुने हुए प्रतिनिधि कह दें। जैसे मैं कई अखबार लोग ये शब्द काम में ले लेते हैं कि आया वसुंधरा का शासन या अशोक गहलोत का शासन या मोदी का शासन। तो मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि लोकतंत्र में भैया शासन नहीं है वो तो हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है, क्योंकि सॉवरेनिटी जो संप्रभुता है वो तो इस संविधान ने हमको दी है। हम जो प्रजा हैं या यहाँ हम जो नागरिक हैं उसको हमारे को सॉवरेनिटी है, और मैंने अपना एक प्रतिनिधि चुन के संसद में या सदन में भेजा है, तो वो मेरा शासक कैसे हो सकता है? वो गवर्नेंस की जो टूल है, जो समाज जैसे चलेगा, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में निवेदन किया कि मेरी जो एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, धार्मिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, उसको कोई भी तरह का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखने के लिए शासन है। और वो समाज ने अपने में से ही विकसित किया है, उसमें ऊपर से कोई थोपा हुआ नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने इंगित भी किया कि भारत में जो हमारा जो ही हमने संविधान अंगीकार किया, और हमारे आप देखेंगे पूरी दुनिया मेरे को लगता है कि आश्चर्य करती होगी। अंग्रेजों को विश्वास भी नहीं था कि हम छोड़ के चले जाएंगे तो ये सारा बिल्कुल इतनी 600 रियासतें हैं और कैसे चलेगा, इतने विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न विश्वासों के, और इवन अपन फिजिकल भी अपन अलग अलग है। बेचारे नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं वो तो बच्चे चिढ़ी जाते हैं कि हम उनको ही मानते हैं फ्रॉम विच कंट्री यू आर, तो वो कहते हैं यार हम तो भारत से ही हैं, अब तुम जानते नहीं है मणिपुर से हैं या अरुणाचल से हैं। तो इतनी विविधताएं हमारे यहाँ है। विंध्याचल से नीचे जो भी हो हम सबको मद्रासी कह देते हैं। वो भले वो कहता है यार मैं तो कन्नड़ हूँ, मैं मद्रास का हूँ नहीं, पर हमारे लिए वो फिजिकल इतनी विविधताएं हैं। पर उसकी भी हमने अक्षुण्णता इसलिए बना के रखी कि हम, जैसे मैंने महाभारत का आपको जिक्र किया, मोटा मोटा अपन ये मानते हैं कि महाभारत हमारा लगभग 5000 साल पहले दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे भीषणतम युद्ध रहा होगा, जिसमें कितने लोग बचे थे, मतलब 10 या 11 लोग उस युद्ध में बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। तो कितना भीषणतम रक्तपात हुआ। और तब से हमारी जो विभिन्न विश्वासों की विभिन्नताएं हैं, हमारी सामाजिक धार्मिक विभिन्नताएं हैं, उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं, इवन
जो हमारे चारवाक जिन्हें कहा गया, जिसे जो नास्तिक जिसे हम लोकायत दर्शन जिसे कहते हैं कि जो सब कुछ नकारता है, तो उसके बावजूद भी वो हमारे यहाँ स्वतंत्रता से रहते हैं। हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है हमारे लिए। लोकतंत्र हमारी, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी मिजाज है ये, भारत की जो नागरिक है, जनता जो है, या हम जो रहने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज ही लोकतंत्र है कि हम सहजता से स्वीकार करते हैं दूसरे की मान्यता को, उसके मानने की स्वतंत्रता को, कि आप अपने विचार को मान सकते हैं, आप जैसा खाना खाना चाहे वैसे खाना खा सकते हैं, जिस उपासना को आप मानना चाहें मान सकते हैं, जो वस्त्र आप पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। आर्थिक, अब ये ठीक है कि कुछ चीज़ें कहीं बुराइयां आई तो हमारे समाज में ये जो सामाजिक विभेद हुआ है, पर ये जो हमारा संविधान है, वास्तव में तो आप प्रियम्बल पढ़ें। डॉक्टर साहब को ध्यान होगा शायद, एक बहुत साल पहले 10-12 साल पहले आप बोलने आए थे प्रियम्बल पे ही, आपने इतनी अच्छी बात कही थी कि हमारा जो भारतीय वांग्मय है उसका पूरा निचोड़ ही प्रियम्बल है। अब देखिए वो समता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है ना, और क्या है हमारा। और शुरू में जो मैंने निवेदन किया कि शासन बनाए भी हम, समाज ने जो शासन नाम का टूल बनाया था वो समाज को चलाने के लिए, उसकी मूल आवश्यकता यही थी कि मैं जो कमा के लाऊं, या मेरा जो स्वाभिमान है, या मेरी जो स्वतंत्रता है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। उसके बदले में, जैसे उसमें आगे जिक्र आता है कि उसके बदले में जो नागरिक होगा वो राज्य को चलाने के लिए शासन को एक बटे छठा हिस्सा कर के रूप में देगा अपनी आय का। मोटा मोटा 15% होता है, तो 15-16% वो अपना जो भी कमाएगा उसका देगा, चूंकि शासन चलाने के लिए। अच्छा ये देखिए एक अद्भुत बात थी कि जो शासक होगा वो तो चूंकि बलशाली होगा, उन्हीं को शासन में रखा जाएगा, वरना तो वो कैसे निपटेंगे। पर उसका जो दंड नीति तय करेगा वो जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, विचारक लोग हैं, वो समाज कैसे ठीक से चले। ये समाज की जो नागरिक के जो अधिकार हैं, जो हमने जैसे मूलभूत अधिकार कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने निवेदन में किया कि जो हमको प्रिवेंटिव डिटेशन में रख लेते हैं, भैया नागरिक का अधिकार है यार, मुझे सुना जाए कि मुझे रोका क्यों जा रहा है। ये उसका अधिकार है कि वो, उसको स्वतंत्रता, उसकी लिबर्टी उसकी पहली आवश्यकता है, तो उसको क्यों आप डिटेन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें उसी के लिए तो शासन तंत्र के लिए अस्तित्व को लाया गया। और मैं स्वेच्छा से अपने आय में से 1/6 हिस्सा देता हूँ राज्य को, ताकि वो ये सब व्यवस्थाएं करें। और विचार प्रबुद्ध लोग हैं वो ये, क्योंकि हर आदमी तो इतने तय नहीं कर पाता कि समाज का बहुतांश जो है उसका हित किस बात में होगा। तो वैचारिक लोग हैं वो तय करें कि किस तरीके से हम नियम बनाएं, कैसे समाज ठीक से चले। और जो दंड नीति जैसे हम कहते हैं, जो दंड नीति की इस नियम को जो तोड़े तो उसका जो ये दंड होगा, तो उसको जो नियमन करेगा वो शासक में, आप उसको पुलिस कह सकते हैं, उसको जुडिशरी कह सकते हैं, वो उसका हिस्सा होगी। तो मूलतः जो हमारा संविधान है, जैसे मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। ये जो राष्ट्र और नेशन स्टेट जो हमारे सामने आज दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में, जब तक उसका कोई संविधान नहीं है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो कि अपन मान लो कोई भी एक संस्था भी बनाते हैं आज भारत में, तो आपको यदि आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, उसका कानून सम्मत उसका अस्तित्व नहीं लाते हैं कानून के आधार पे, तो एसोसिएशन ऑफ इलीगल पर्सन्स कहला जाएगी, इलीगल होगी वो, उसको लीगल स्टेटस ही नहीं है। मैं भले उसको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज में आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ट्रस्ट में कराइए, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कराइए, पर कहीं ना कहीं आपको उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में उसकी एक पहचान आपको देनी पड़ेगी। तो वो पहचान का मतलब यही है कि आप कोई न कोई यार चीज होगी जो जिसमें आत्मा होगी, वरना उसको आप एग्जिस्टेंस कैसे कहोगे उसकी। तो ये संविधान जो है हमारा, भारत का संविधान, वो हमारे भारत राष्ट्र और राज्य की आत्मा है, जिससे हम सब संचालित होते हैं। और ये ठीक है कि सोसाइटी सॉवरेन है, नागरिक का जो संप्रभुता है हमारे नागरिक में है, तो समय समय पर, मतलब हम संविधान हमारे लिए लोहे की लकीर नहीं हो गया है। डॉक्टर साहब और आप सब लोग जानते हैं कि 1950 में हमने अंगीकार किया और बहुत जल्दी हमने इसमें संशोधन भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो संविधान निर्माताओं ने कहा था शुरू में कि हमने बहुत जल्दी में इसको बनाया है। पर ठीक है, उन्होंने इसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसके जो मूल स्तंभ हैं, वो उन्होंने स्थायी कर दिए कि भैया इसमें तो आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी आपको जैसा चाहिए उसको समय अनुकूल आप बदल लें। तो उन्होंने कहा, संविधान निर्माताओं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि हमने बहुत जल्दी में बनाया है। आप देखेंगे कि 46 में शुरू किया और 50 में 49, आज के दिन जो अपन बैठे हैं इस दिन तक वो पूरा हो गया था। तो कितना हुआ होगा, 47, 48 और 49, ये अपने को मुश्किल से 2.5-3 साल उन्होंने, कितनी बैठकें हुई होगी, बीच में वो दंगे भी हुए, फिर वो पाकिस्तान अलग बन गया तो उसके असेंबली के सदस्य अलग चले गए 90, हमारे पास फिर कम बचे, फिर दोबारा से वो रिस्ट्रक्चर किया गया और फिर वो
डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल से 47 भी क्या 48 से बैठे होंगे बेचारे, गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद फिर दंगे फंगे और उसके बाद बैठे होंगे, बहुत कम समय में उनको बनाने का विचार करने का अवसर मिला। फिर भी उन्होंने हमारी जो प्रेम्बल था, ये आत्मा हमारे को दे दी कि भैया इसमें जब भी तुम्हारा कोई कपड़ा वपड़ा फट जाए तो तुम बदल लेना, बटन टूट जाए नई बटन लगा लेना, कॉलर फट जाए दूसरी कॉलर बदल लेना, तो पर इसको मूल में आत्मा हमको दे दी कि इसको आप अपने समयानुसार, और यही है सोसाइटी इज द सॉवरेन और गवर्नेंस हमारे लिए टूल है, तो इसको जैसा चाहो। तो मूल में जो उसकी आत्म तत्व है वो तो प्रियम्बल है। मूलतः मैं मानता हूँ कि जो प्रियम्बल है वो हमारे, उन्होंने घोषणा कर दी कि ये हमारा, जैसे वेदों के जो वाक्य हैं महावाक्य हैं, वैसे प्रेमबल हमारे लिए महावाक्य हैं कि इसमें तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा भी जैसे कि सेकुलर और सोशलिस्ट को उसमें लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू में विरोध किया था यार ये सेकुलर ही है पूरा का पूरा, ये जो मैंने बनाया है संविधान ये सेकुलर सोशलिस्ट ही है, इसमें अलग से जबरदस्ती कहने की क्या जरूरत है कि जैसे शुद्ध देसी घी की दुकान है ना, कि यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है तो यार देसी घी तो शुद्ध ही होगा, उसमें शुद्ध क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती। फिर किसी को लगा कि शुद्ध तो कम रहेगा तो उसने विशुद्ध देसी घी की दुकान कर दी। तो इसमें सेकुलर सोशलिस्ट है ये, तो ठीक है चलो 75 में इंदिरा जी को लगा कि इसमें सेकुलर सोशलिस्ट भी दोबारा कहना चाहिए कि शुद्ध देसी घी की दुकान है, तो उन्होंने जोड़ दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूलतः भारत का मिजाज ही सेकुलर है पूरा का पूरा। एक परिवार में अपन देखते हैं कि कितने लोग कितने तरह की उपासना पद्धतियां करते हैं, किसी का शिव जी इष्ट होता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, और कोई ऐसा होता है कोई कुछ नहीं मानता, कोई पढ़ता लिखता ही नहीं, कोई पूजा पाठ ही नहीं करता, फिर भी घर में सब रहते हैं। तो हमारा मिजाज है। तो मेरे को लगता है मैं ज़्यादा बोल गया, मेरे को बोलना तो पासंग के जितना ही चाहिए था, पर वो राजेश जी क्या है कि मेरा लिहाज कर जाते हैं, टोकते नहीं, वो उनको लगा होगा कि जितना बोल जाए। अच्छा ये होगा कि आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो, डॉक्टर साहब अपने बीच में हैं, ये बहुत दुर्लभ अवसर है, बहुत मुश्किल से डॉक्टर साहब पकड़ में आते हैं, व्यक्तिगत बातचीत तो हो जाती है, लेकिन ऐसे आपको ऐसा सुनने का कभी, जब ये भगवान करेगा जब ये कोरोना वगैरह सब चला जाएगा तो अपन कोशिश करेंगे कि इस उपक्रम को और बढ़ाएं, और आप सुने, अच्छा आपको आनंद आएगा। जैसे एक सब्जेक्ट पे आप डॉक्टर साहब को सुनेंगे तो आज अस्वस्थ होने के बावजूद डॉक्टर साहब अच्छा बोले, और आपको पूरी क्या कहते हैं सामयिक विषयों से आपको परिचित कराया। मैं राजेश जी का और डॉक्टर साहब का, और आप जो सुन रहे हैं, मैं व्यक्तिगत आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी देर तक आपने मुझे सुना, और आप लोग जरूर अपनी बात रखें, और ऐसा उपक्रम राजेश जी से कहूँगा कि इसको चालू रखें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रमोद जी। देखिए आपको सुन के लगा होगा कि कई पक्ष हमारे सामने छूटे हुए रह जाते हैं, और मैं तो 13 साल से प्रमोद जी के साथ हूँ, तो मेरे में आमूलचूल परिवर्तन और मेरे साथियों में जो बदलाव हुआ है, हम जो इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, वो जो भाई साहब ने कही कि जो वैचारिक लोग हैं वो सरकार और बाकी बिंदुओं पर भी दबाव समूह का काम करते हैं। अभी हमारा एक साथी आज जुड़ नहीं पाया, वो शायद उसका कुछ डिजिटेशन का कुछ काम था, वो एक PIL को लेकर मेरे पास आ गया कि गुरु ये फाइल कर देते हैं। मैंने कहा रुक, अभी इंटरनेट को बंद करने को लेकर कोई बातचीत थी। तो हम ऐसे पूरे माहौल को लेकर जयपुर में या पूरे देश में एक वातावरण बनाना चाहते हैं। आपको लगता है आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप एक जागरूक नागरिक है, आप चेतना के स्तर पे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब आपके पास प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या होते हैं, कई बार तर्क और कुतर्क की बात पे पहुंच जाते हैं। सुबह भी हमारे यहाँ एक साथी है, उन्होंने तो सहृद हृदयता से पूछा, बिना कोई उन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन से पूछा, और हमारे मित्र ने बहुत बढ़िया उत्तर भी दिया। जो क्वेश्चन है अपने यहाँ, उसको रिजर्वेशन को लेकर एक बातचीत थी और बहुत बढ़िया उत्तर दिया, आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी उसको। तो आप में से कई साथियों ने अपने हाथ खड़े किए हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अपना नाम, क्या प्रोफेशन करते हैं और कहाँ से हैं, और प्रश्न किससे पूछना चाहते हैं, दोनों साथियों में से बोल सकते हैं आप। कोई पूछना चाह रहा हो कोई प्रश्न? हाँ, किसी ने, एक साथी ने कहा था, चले गए क्या दिलीप सिंह जी? दिलीप सिंह जी शायद नहीं है अभी, जोधपुर से थे वो हमारे साथ में। चलिए, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? एवेंजर्स OMB, चलिए, वैसे तो हम कहते हैं नाम लिखना चाहिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बोले। किसी का एवेंजर्स OMB के नाम से वो है अकाउंट? हाँ पूछिए सर, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप अपने आप को? कहाँ है एवेंजर्स OMB?
अच्छा, म्यूट किया हुआ है, एक सेकंड, दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, एक सेकंड दोस्त, चलिए अनम्यूट करिए, आप पूछिए, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। रेखा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, क्वेश्चन? जी सर, गुड इवनिंग। बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। सर आवाज आ रही है? जी जी जी। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे एक अच्छे प्रोफेशन में तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इसमें कौन जो है उस मान लो क्रिमिनल एंड जैसे मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो कौन सा अच्छा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं अपन? मेरा इंटरेस्ट है वो जैसे कि अपने सिविल के अंदर भी है और क्रिमिनल के अंदर भी है, तो बेटर कौन सा रहेगा? प्रकाश जी, आपने प्रश्न तो पूछा है। हमारे यहाँ एक JP रावत सर बैठे हैं, उन्होंने जमी जमाई नौकरी छोड़ दी और वो अभी नए प्रोफेशन में आ गए। मेरा निवेदन ये रहेगा, ये प्रश्न आप इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम आपको वहाँ, हमारे और साथी भी हैं तो वो शायद ऑप्शन के रख पाएंगे और अभी विषयांतर भी हो जाएगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन और जो चर्चा हुई है उसको लेकर कोई प्रश्न पूछना हो, हम आपको उत्तर देंगे उसका कि कौन कौन से ऑप्शन है आजकल। यहाँ JP रावत सर बैठे हैं, उन्होंने अभी इंसॉल्वेंसी बैंकिंग बैंक्रप्सी कोड आया है, उस पर अपने पूरे प्रोफेशन को चेंज किया है, जमी जमाई नौकरी छोड़ी, तो वो अलग से बातचीत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई चर्चा। वर्मा सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू राजेश जी। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर साहब को और अपने श्री प्रमोद जी को कि काफी अच्छे से इन्होंने संविधान के बारे में बताया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, और एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो प्रमोद जी ने बताया कि विविधता के बावजूद भी सब कुछ यूनाइटेड है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी टिका हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा एक प्रश्न ये है इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, इसको पार्लियामेंट ने गठन नहीं किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है इसके अंदर, और ये अडॉप्ट किया गया था बाय द पीपल विद द डिक्लेरेशन ऑफ इट्स प्रीएम्बल, जैसे प्रीएम्बल की चर्चा हमने की। एक चीज हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 368 है, वो आर्टिकल 368 है जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या करती है, दे आर ब्रिंगिंग द अमेंडमेंट इन द बिल, अमेंडमेंट लेकर के आती है, बिल लेके आती है अमेंडमेंट बिल, और पार्लियामेंट है उसमें संशोधन कर देती है। अब मेरा एक प्रश्न यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, तो क्या पार्लियामेंट है दैट कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन दिस वे? अगर डिसएग्रीमेंट है और अमेंडमेंट ला करके उसमें संशोधन कर दिया जाता है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आर्टिकल 368 में, उसको ओवरलुक कर दिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है इसमें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो चैप्टर 3 में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, चैप्टर 3 के अमेंडमेंट है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें मुश्किल से 20 से 25 अमेंडमेंट उसमें हुए हैं, और जो टोटल अमेंडमेंट 2020 तक हो गए 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है। तो जहां वहां पर सब ये है कि जो सरकारें हैं उन्होंने अपनी सुपरमेसी दिखाते हुए और काफी संशोधन इसमें कर दिए, तो इसके बारे में मैं डॉक्टर साहब के विचार जानना चाहूँ। प्रहलाद सर समझ में आ गए होंगे। वर्मा सर पूछ रहे हैं कि जो पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंस का खेल है उसको लेकर किसकी सुप्रीमेसी है। वैसे हम प्रमोद जी को भी सुनेंगे और प्रहलाद राय जी को भी सुनेंगे। कुछ प्रश्न हमारे पास फेसबुक पर भी है, वो भी मैं पूछूंगा एक आध प्रश्न। तो मैं माननीय प्रहलाद राय जी को आमंत्रित करता हूं।
सर मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर प्रहलाद राय सर? सर अनम्यूट कर लीजिए सर, सामने से, सामने साइन आ रहा होगा एक माइक का सर। नीचे की तरफ आ रहा होगा सर। जी जी जी, हो गया, आपने कॉन्कर कर लिया सर। जो चलिए सर। कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनबिल्ट उसकी सुपरियरिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया बन जाता है, तो लोगों का जो फेथ और एलिजेंस है, लोगों का उसके प्रति आस्था और निष्ठा वो बढ़ जाती है। अपने आर्टिकुलेशन से, अपने क्राफ्ट से ये सिद्धांत लेट डाउन कर दिया है कि कैन नॉट बी अमेंडेड। इस संविधान के जो मूलभूत ढांचा है, जो मूलाधार है, उनको कोई भी पार्लियामेंट, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत हो, उसको वो चेंज नहीं कर सकती। और ये कि वर्ल्ड में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो जुरिस्प्रूडेंस, उसमें एक वर्ल्ड में वैल्यू हो चुका है। हमारे देश के संविधान में ऐसा तो नहीं है कि जर्मनी की तरह, जर्मनी में दो चीज इन्फिनिट लिखी हुई है, एक तो ह्यूमन डिग्निटी और एक सोशल वेलफेयर। ये उनके ये कि इनको नहीं टच करो। हमारे ऐसा तो संविधान में अलग से लिखा हुआ नहीं है, पर न्यायपालिका ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी पहचान कर ली है 1973 में कि ये चीजें हैं, जैसे मान लो रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, फेडरलिज्म है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और भी इसमें कुछ हो सकता है। अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो धारणा है, मतलब संविधान का जो मूल आधार है, उसको उन्होंने फाइंड आउट किया। अब ये जो विधि शास्त्र में एक नया जो थ्योरी है, इसको हमारे लेने के बाद पाकिस्तान ने लागू कर लिया, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर लिया, कोलंबिया जो लैटिन अमेरिका में कंट्री है उसने लागू कर दिया, बाकी जो देश है उनके लिए भी ये पैरामीटर बन चुका है इस संविधान को सेव करने के लिए। तो अपने तो जहां तक मैं अपने देश के मामले में समझता हूँ, तो अपने देश में तो मूलाधार जो है, जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र है और लोग जागरूक हैं, तब तक ये जो नया जो इन्वेंशन जो अपनी जुडिशरी का है, और ये उनका कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, तो उससे संविधान को बचाने के लिए दुनिया में अलग अलग मॉरल शक्तियां होती है। जैसे ब्रिटेन में महारानी है, अपना मॉरल पावर इन्वोक करती है, सोवियत यूनियन में आर्मी करती है, अमेरिका में एक लॉन्ग ट्रेडिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म, वो उनके संविधान को बचाए रखता है। उन लोगों की सूझबूझ, जैसे भी क्रिटिकल टाइम है इलेक्शन का, तो लोगों की सूझबूझ ने उसको बचाया। हमारे ये काम न्यायपालिका ने किया। न्यायपालिका ने एक ऐसे सिद्धांत लेट डाउन कर दिया जिसमें शासक को भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनका भी बेस शासन करने का रूल, उसका जस्टिफिकेशन न्यायोचितता, उनका इकबाल, उनकी न्यायोचितता, वो भी संविधान के ऊपर निर्भर है। तो संविधान वो भी चाहते हैं बना रहे, नहीं तो शासन करने का आधार क्या है? टैक्स लेने का, लोगों को दंड देने का, वो भी उनका आधार तो संविधान ही है। तो न्यायपालिका का ये जो सिद्धांत है, ये साउथ एशिया में पूरी तरह से, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और इंडिया में और लैटिन अमेरिका के जितने भी देश है, उनमें वेल एस्टेब्लिश हो चुका है, वेल फाउंडेड है। एंड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट हैं आर एक्नॉलेजिंग द इंडियन सुप्रीम कोर्ट कंट्रीब्यूशन इन दिस वर्क। सर शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्टर प्रहलाद राय ने अपनी बात कह दी है। कुछ प्रमोद शर्मा जी भी कुछ इनपुट देना चाहेंगे? चलिए, डॉक्टर दीपा रस्तोगी हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश से हैं, वो भी एक प्रश्न पूछना चाहती है। डॉक्टर दीपा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें और किससे प्रश्न पूछना चाहती हैं आप थोड़ा सा बता दें। अनम्यूट कर लें अपने आप। आपके सामने माइक का साइन होगा मोबाइल पे या कंप्यूटर पे है शायद, आपको नीचे की तरफ आ रहा होगा, उसे अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, और भी कोई प्रश्न? दीपा जी जितनी देर अनम्यूट कर रही हैं अपने माइक को, और कोई पूछना? रेखा कुछ पूछना चाह रहे हैं? रेखा खंडेलवाल रिसर्च स्कॉलर हैं। हाँ रेखा जी पूछे।
अच्छा, सॉरी, एक सेकंड। यस, रेखा जी, हाँ आपको अनम्यूट कर दिया है। दीपा जी कर सकते हैं। सॉरी रेखा जी, दीपा जी पूछ रही हैं पहले क्वेश्चन। सर आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब जितना जनरल नॉलेज और ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल द आरटीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे हमने ली है, मैं कहती हूँ इट्स रियली अप्रिशिएबल। सर मेरा क्वेश्चन ये है, कैन यू हियर मी राजेश सर? यस, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बोले आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 पास की है और हमारी मध्य प्रदेश शिवराज चौहान सरकार ने हमारा सत्यापन करने के बाद हमें रोक दिया है। उनका बहाना है कि कोरोना फैल रहा है। अब उन्होंने चुनाव जीत लिया है हमारे मध्य प्रदेश में और जगह जगह सैकड़ों सभाएं की, लाखों लोगों को संबोधित किया, तब तो कोरोना नहीं फैल रहा है। और हम जैसे लोगों को उन्होंने पिछले 2 साल से होल्ड ऑन किया हुआ है। सर हम आपको बता नहीं सकते हमारी क्या हालत है मेंटल डिप्रेशन में। तो हम क्या एक्शन लें, किस तरह से उनको अप्रोच करें कि वो सत्यापन के बाद उन्होंने हमें होल्ड ऑन किया हुआ है। मतलब सिर्फ एक कदम दूर है हम नियुक्ति से। नियुक्ति पत्र मिलना है, स्कूल का नाम हाईलाइट होना है और हमें पढ़ाने जाना है। सर क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है सर और व्यक्तिगत है, तो आप बोलेंगे, आप भी रखिए अपनी बात। सर प्लीज गाइड कीजिए कि क्या करना चाहिए। जबकि सर मेरा कहना यह है कि आप हमें सैलरी मत दीजिए, हम तो शिक्षक हैं, हम पैशनेट टीचर्स हैं, हमें पढ़ाना है। मतलब हमारी पूरी कला छीन ली, हमारा पूरा धंधा खराब कर दिया और हमें घर पे बिठा दिया 2 साल से। अब बताइए आप सर, हम लोग क्या करें? 2 साल तक हम लोग घर बैठेंगे तो हमारी पूरी ट्रेनिंग खराब हो जाएगी, हमारी पूरी स्किल खत्म हो जाएगा। जी ये व्यक्तिगत प्रश्न है, इसको अपन अलग से बातचीत करेंगे। जी सर। देखिए क्या संविधान के दायरे में नहीं आता और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। एक साथी ने फेसबुक पर पूछा है कि संवैधानिक नैतिक, दीपा जी बात करेंगे, आप चिंता मत करिए। जी सर, ठीक है। संवैधानिक नैतिकता क्या होनी चाहिए? एक फेसबुक पे हमारे साथी ने पूछा है कि व्हाट इज द संवैधानिक नैतिकता। तो सर आप बताएं, डॉक्टर प्रहलाद राय से क्वेश्चन है, उसका फोन भी आया है कि आप ये क्वेश्चन पूछिए राय साहब से। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, ये भी एक आइडिया है। एक कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का मतलब साधारण शब्दों में अपन ये समझ सकते हैं कि जितने भी नैतिकताएं हैं उनमें संविधान के जो मूल्य हैं वो सर्वोपरि नैतिकता हो, तब संविधान को अपन टिका सकते हैं और उसको चला सकते हैं। मतलब ये जो जैसे कोई आपने संविधान जैसे अपने देश में 1950 में बना और लागू हुआ, तो उसके पहले जो नैतिकता के मापदंड थे, एक हर समाज में कौन नैतिकता और मूल्य एक बने हुए होते हैं। एक नैतिक कानून का तरीका बना होता है, एक मॉरलिटी का भी एक तरीका बना होता है कि भाई ये मॉरल वैल्यूज हैं जिससे सोसाइटी गवर्न होगी। पर व्हेन यू इंट्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, तो उसमें एक मॉरल होते हैं और उसकी एक वैल्यू होती है, तो वो सबसे बड़ी मॉरलिटी और उससे आस्था लोगों को होना चाहिए, वो ये संवैधानिक नैतिकता है। ये जब ग्रीक ने संविधान बनाया था सबसे पहले 3000 साल से पहले, तब उन्होंने इस संविधान में नैतिकता को लेके चले थे। हालांकि प्लेटो ने उसको अंडर एस्टिमेट किया था, एरिस्टोटल ने उसी पे फोकस किया पूरा, और हमारे संविधान में भी इस बात पे पूरा फोकस था कि जो संवैधानिक नेतृत्व है उसको भी फोकस में लाया जाए, उसके आधार पर देश के लोग चले। धन्यवाद सर। रेखा जी कुछ पूछना चाह रही है, रेखा खंडेलवाल। रेखा जी आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस सर, पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आज हमें मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मेरा एक सवाल है, जब से मैं संविधान पढ़ रही हूँ तब से माइंड में चल रहा है कि जब हम सब हिंदुस्तानी है, भारतीय है, भारत अलग अलग भाषाओं का देश है, हिंदुस्तानी है, फिर वहां आज भी हम हिंदी को न मानते हुए अंग्रेजी भाषा को क्यों अडॉप्ट किए हुए हैं? जुडिशियरी में हाई कोर्ट की लैंग्वेज आज भी इंग्लिश क्यों है? जब हिंदुस्तानी है तो हिंदी को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही वहां पे? और क्या इसके लिए कुछ आगे नहीं करना चाहिए या हमें हमेशा के लिए इंग्लिश मीडियम को ही हाई कोर्ट जुडिशियरी तक रखना चाहिए? सर मेरा सवाल है, यदि इसका मुझे जवाब मिले तो मैं थैंक्सफुल रहूंगी।
देखो ये दोनों आप प्रहलाद राय सर बोल रहे हैं। एक तो जो भाषा का सवाल है कि देश की सब भाषा, ये सवाल संविधान सभा में भी बहुत बड़ा सवाल था। एक ये भी ऐसा मसला था जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी तरह लैंग्वेज का मसला देश में, क्योंकि हमें बहुभाषी लोग हैं और दुनिया में हमारी जैसी भाषा की समृद्धता और विविधता दुनिया में नहीं है। अब किसी जमाने में संस्कृत एक लिंक लैंग्वेज हुआ करती थी, अब चूंकि संस्कृत तो उस तरह से लिंक लैंग्वेज है नहीं। अब आज ये है सवाल कि किस भाषा को लिंक लैंग्वेज बनाएं जो आप अपने पूरे देश को संपर्क भाषा बन सके। अब ये मार्केट भी तय करता है, स्टेट भी करता है, पर लोग ज्यादा तय करते हैं कि भाषा लोगों की बहुत इमोशनल मसला भी है, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जिसमें अपन वो विचार को प्रकट करता है, सुनता है, उसकी पहचान देता है। तो ये बहुत सेंसिटिव मसला है। अब इसमें चूंकि संस्कृत थी, फिर उसके बाद अरबी फारसी आई, मतलब उससे काम चला है, फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज से काम चला है लिंक लैंग्वेज के तौर पर अब सडनली जब तक पूरा इंडिया इस काम के लिए तैयार नहीं हो भाई हिंदी को सीख ले या हिंदी को जान ले, क्या जैसे अभी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज का फार्मूला आया। अब आप ही को मान लो कहें कि भाई आप तमिल में थोड़ी पढ़ लो, क्योंकि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के बाहर जाकर तो अपन को कुछ सोचना ही नहीं है संविधान के दायरे के बाहर। हमको हर चीज वो सोचना है जिससे देश मजबूत हो और हमें भाईचारा भ्रातृत्व बढ़े और देश में एकता और अखंडता बढ़े। ये पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये हम कैसे अचीव करें। इस दायरे में सरकार सोचती है और नागरिक भी इसी दायरे में सोच रहे हैं। इसलिए भाषा को आधी देश की जनता हिंदी बोलती, हिंदी भाषी प्रदेशों में सब कुछ हिंदी में ही है काम, पर चूंकि देश में की विविधता को देखते हुए और भाषाओं की समृद्धता को देखते हुए फिर ये तो अपने लिए जरूरी हो गया कि टाइम बिंग अपन अंग्रेजी को भी सीखें, उसको लोग जाने और जो एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर जब तक कोई अपनी अलग से कोई मतलब अपन डेवलप नहीं कर लें ऐतिहासिक दौर में, उसके लिए कोई अपन को, क्योंकि अब आपने जो ही कहा कि हिंदी लागू करो तो पूरा सदर्न इंडिया उठ खड़ा होगा, नॉर्थ इंडिया उठ खड़ा होगा, बंगाल उठ खड़ा होगा, गुजरात उठ खड़ा होगा, तो और थोड़ी पंजाब उठ खड़ा तो थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये है कि हम हिंदी को और समृद्ध करें और इसमें अच्छा लिखें और जो भाषाएं हैं अपनी उनको भी समृद्ध करें। और मैं समझता हूँ मार्केट है, सिनेमा है, रेल है, स्टेट है और लोगों की मोबिलिटी जिस तरह से बढ़ रही है, इंटरनेट है, तो भाषाओं का जो गैप है, भाषाओं का फासला है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अब ये आने वाले समय में और हम सोचते हैं कि कोई अच्छा ही होगा, आपकी उम्मीद भी फैलेगी। धन्यवाद डॉक्टर प्रहलाद राय सर। प्रमोद शर्मा जी कुछ बोलेंगे इस भाषा को लेकर? माननीय प्रमोद शर्मा जी दी साहब आप कुछ बोलेंगे? थोड़ा सा बोलें इस विषय पर। एक सेकंड अनम्यूट करिए भाई साहब आप। ये भाषा का मसला तो ऐसा है, जो राष्ट्र और राज्य भारत को आज हम देख रहे हैं, ऐसी राजनीतिक इकाई उससे पहले नहीं थी और दंड नीति भी इस तरीके की नहीं थी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने निवेदन किया कि संस्कृत पहले एक संपर्क भाषा थी हमारी, तो मुझे लगता है कि पहले तो भारत जो हम सुनते हैं ये सांस्कृतिक रूप से था एक। तो मैं सोच रहा था कि पहले जैसे अभी लोग कहते हैं साहब दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं, मद्रास या चेन्नई जाते हैं, तो वहाँ हिंदी से काम नहीं चलता। तो मैं वैसे ही सोच रहा था कि हम तो उसके पहले भी तो तीर्थ यात्रा के रामेश्वरम तो जाते ही थे, आज नहीं मान लो 1000 साल पहले भी रामेश्वरम तो हम लोग जाते ही थे, उत्तर भारत के लोग। और दक्षिण भारत के लोग भी केदारनाथ और बद्रीनाथ आते ही थे, हरिद्वार भी आते थे गंगा स्नान के लिए। तो उनका काम कैसे चलता था? यदि वो मलयालम ही जानते खाली और अपने उत्तर भारत की भाषाएं नहीं जानते होंगे तो वो तीर्थयात्री कैसे आते थे? या हम कामाख्या मंदिर, मान लो असम के अंदर कामाख्या है, हमारे 52 शक्तिपीठ है, और एक हिंदू के लिए ये अच्छा होता था कि चारों धाम की यात्रा तो करे ही, पुरी जाए, द्वारिका जाए, तो एक तरफ तो उड़िया है, एक तरफ गुजराती है, दक्षिण में पूरा का पूरा तमिल है, और उत्तर भारत में आ जाओ तो भोटी है पूरी की पूरी। आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ तो उत्तराखंड की जो भाषा है
वो बिल्कुल अलग है, पंजाब की भाषा बिल्कुल अलग है। तो पहले लोग कैसे आपस में संवाद करते थे फिर? क्योंकि संस्कृत तो आम भाषा थी नहीं, आमजन तो संस्कृत नहीं बोलता था। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जो संस्कार करी गई भाषा है, जिस भाषा का संस्कार किया गया है वो संस्कृत है। और लोक भाषा तो अपनी अपनी अलग थी। जैसे आज अपन देखते हैं अपने हमारे, जैसे राजेश जी ने मेरे लिए कहा था कि वो एक आखिर एक राजस्थानी भाषा का हम एक कार्यक्रम करते हैं राजस्थानी लेखक के साथ संवाद का, तो उसमें हमारी निगाह में आता है कि राजस्थान में इतनी बोलियां हैं। भाषा जब लिखित होती है, उसकी अपनी एक लिपि होती है, तो वो भाषा बनती है। बाकी हमारे यहाँ तो हर 10 कोस पे भाषा और 20 कोस पे पानी बदल जाता है। तो क्योंकि जो राष्ट्र राज्य हमको जो दिखाई दे रहा है, और संविधान ने हमको जो न्यायपालिका दी है, उच्च न्यायालय दिया, उच्चतम न्यायालय दिया, तो चूंकि हमारे जो आपस के विवाद होंगे वो एक ऐसी जगह जाएंगे निर्णय होने के लिए जिसमें वो जो बैठा है केंद्रीय में व्यक्ति, उसको सारी भाषाएं, वो ये समस्या पड़ेगी कि वो कौन सी भाषाएं में हम अपना परिवाद करें। मैं मान लो हाई कोर्ट में भी अपन जैसे राजस्थान का ही लें, हाई कोर्ट है मान लो, अब वो हम ये अनुमति दे दें कि भी आप अपनी भाषा में करो, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो व्यक्ति है वो अपनी भाषा में लिखेगा, तो वो जो न्यायाधीश बैठा है वो उसको समझ पाए, ये बड़ा मुश्किल होगा। जैसे हमारे कुछ साथी थे, हम शनिवार को बैठते थे, तो उसमें कुछ साथी का गुजरात में चयन हुआ न्यायपालिका में, तो उनको इंटरव्यू के लिए जाना था। तो वो बैठे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारा तो वहाँ गुजराती पूछा जाएगा। तो मैंने कहा ये तो है तुम, लेकिन अब 10 दिन में इंटरव्यू तो 10 दिन बाद था, 10-15 दिन में तो आप गुजराती नहीं सीख सकते, तो कैसे संवाद करो। अच्छा, जरूरी भी है आप गुजरात के न्यायालय में होंगे, और जो जुडिशरी है वो बिल्कुल शुरुआत की जुडिशरी में आप होंगे, तो वहाँ तो आम आदमी आएगा, वहाँ बयान भी वो अपनी गुजराती में देगा। तो मैंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो यार, 5-7 दिन पहले ही चले जाओ अहमदाबाद, और वहाँ कोई क्लास व्लास ज्वाइन मत करो, तुम वहाँ जो चाय की थड़ियाँ हैं वहाँ बैठो सुबह से शाम तक, तो वो जो नोटेशंस तुम्हारे दिमाग में जो उसका साउंड गुजराती का पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो केम छो का सारू छे ऐसा कुछ थोड़ा बहुत पड़ेगा। कुछ एक कोचिंग ले लो 5-7 दिन की। तो ये जो स्थानीय न्यायालय है वहाँ तो स्थानीय बोली आपको जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में आरजीएस में यदि कोई बैठता है तो उसके लिए हिंदी, और वो चाहेंगे कि आप उसकी जो स्थानीय भाषाएं हैं उससे भी आप थोड़ा बहुत संवाद कर सके। जैसे हमारे एक साथी हैं, वो आरजीएस बने, तो अपना अनुभव बता रहे थे कि भीलवाड़ा में कहीं उनकी पोस्टिंग थी, तो वो बैठे, तो उनका जो नंबर आता है ना उनके क्लाइंट्स का, तो मुवक्किलों का नंबर आ रहा, तो एक बैठा कोने में, उकड़ू सा बैठा बेचारा, गांव का आदमी था, तो बहुत देर हो गई, सब चले गए, कोई नहीं, तो मैंने उसको बुलाया कि भाई तू क्यों बैठा है। तो उन्होंने अपनी स्थानीय बोली में ही बोला कि साहब हमारा तो कोई मुकदमा जो, और माँ को वकील साहब तो आया नहीं, तो भाई तुम्हारा वकील कहाँ है साहब, वो तो दिखा ही को नहीं कठे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तू बता दे समस्या क्या है, तो उसने अपनी स्थानीय बोली में जो बताई, तो बोले मैंने उसको सुना, उसके अटेंडेंस हाजिरी ली और उसका केस निपटान कर दिया। क्योंकि वकील की जरूरत ही नहीं है, जब वकील खुद ही आया है, जो है वादी और प्रतिवादी खुद ही बैठा है, तो बोले उससे मैंने, तो चूंकि वो भाषा जानते थे तो निपटारा हो गया, और वो नहीं जानेंगे तो कैसे निपटारा करेंगे। तो ये भाषा की वास्तव में समस्या है हमारे साथ अभी, क्योंकि ये जो न्याय की जो हमने पद्धति ली है वो केंद्रीकृत है। जिला न्यायालय के अपील हाई कोर्ट में जाएगी। अब हाई कोर्ट का जो टेरिटरी है वो इतनी बड़ी है कि आपको एक केंद्रीकृत भाषा को इनको अंगीकार करनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट तो अपन जानते हैं पूरे भारत के लिए एक ही होगा। तो ये ठीक है, अभी डॉक्टर साहब ने जैसा निवेदन किया कि हम बहुभाषी हैं, इतनी भाषाएं हैं, और ये कोई हमारी समस्या नहीं है, ये तो हमारी समृद्धि है, ये समृद्धि है हमारी। तो एक संपर्क भाषा हमको विकसित करनी पड़ेगी, और राजनीतिक रूप से हम किसी पे लाद नहीं सकते कि भी हिंदी हम लागू कर देंगे। जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मान लो मैंने दक्षिण की भारत भाषाएं नहीं सीखी, सीखनी चाहिए थी मुझे, क्यों नहीं सीखी, तो अब दक्षिण भारत से वालों से अपेक्षा करेंगे वो हिंदी सीखे, क्यों सीखे भैया, ये तो परस्पर का लेना देना है। जैसे वो हमारे वो शेखावटी में कहते हैं कि भाई आना को जानो है, कि यदि आप मुझे जीवने बुलाएंगे शादी ब्याह में तो मैं आपको बुलाऊंगा, आना को जानो है, यदि आपस में एक दूसरे से परस्पर सहमति से जो भाषा, और डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा कि बाजार जो है ना मूलतः ये तय करेगा कि भाषा कौन सी जिंदा रहेगी। आप देखेंगे कि हिंदी इसलिए बढ़ रही है कि उत्तर भारत में यदि रोजगार के अवसर होंगे तो दक्षिण भारत के लोग जो आ रहे हैं वो सहज रूप से हिंदी सीख रहे हैं, कोई विरोध नहीं है उनका। हमको राजनीतिक विरोध देखने को मिलता है, पर मेरे निगाह में जितने दक्षिण भारतीय लोग मिले हैं उनका हिंदी में ठीक से संवाद कर लेते हैं वो। ठीक है, पढ़ना तो जैसे मुझे भी मान लो बहुत सी लिपियां नहीं पढ़ने आती, तो हो सकता है उनको देवनागरी भी पढ़ने नहीं आती हो,
पर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद उनको आ जाएगी। तो ये हमारा एक परस्पर, ये बहुत कठिन सवाल नहीं है। ये हमको लगता है किसी भी राष्ट्र के इतिहास में, सभ्यता में 20-25-100 साल कोई मायने नहीं रखते। वो पूरे इतिहास की पुस्तक में एक पैराग्राफ में पूरा कालखंड, एक राजा का कार्यकाल निबट जाता है। तो 25-30 साल कोई, 50 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तो हमने 47 में लिया है देश, और अब देखेंगे बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ कि वो खबर आती है कि हाई कोर्ट में हिंदी में रिट लगाई उन्होंने। एक तो थे, एक बार आपको ध्यान हो तो 10-12 साल पहले वो एक यहाँ कौन होते थे, वो तो धोती पहन के, पहले ही आपत्ति थी कि धोती पहन के नहीं जा सकते, तो धोती पहन के, वो भी वेदपाल आर्य क्या थे सर वो, आपको ध्यान हो तो, एक थे राजस्थान हाई कोर्ट में कोई प्रैक्टिस करते थे, वो एक दिन पूरे दिन बहस चली, उन्होंने हिंदी में ही की और धोती पहन के ही गए वो। तो है, ये भी एक्टिविज्म भी है, थोड़ा दोनों तरफ से प्रयास होगा कि हम सामूहिकता भी होगी और समाज की स्वीकार्यता भी होगी। और ये राष्ट्र जो NEP आई है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नई पॉलिसी आई है, इसमें 3 भाषा का फॉर्मूला है जो दिया है सरकार ने। यदि हम सब ने ठीक से इसको पालन किया तो होगा। और एक और वाक्य है जो है, राजा कालस्य कारणम, राजा जो है वो काल का निर्धारण करता है, जैसे तुर्की का अपन सुनते हैं, पर वैसा यहाँ संभव नहीं हो सकता क्योंकि वो होमोजेनस सोसाइटी थी, एक जैसे लोग थे। तो उन्होंने, कमाल अता तुर्क ने तुर्की को कर दिया एक लाइन में लिख के कि तुर्की होगी हमारी राजभाषा। ऐसा हमारे यहाँ संभव नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी एक लाइन में लिख दें कि आज से हिंदी लागू हो जाएगी और हिंदी लागू हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगा। समाज के उस मनोविज्ञान को लेते हुए हम ठीक से करेंगे। अंग्रेजी अभी सब पढ़ते हैं, ऐसी कोई विरोध नहीं है अंग्रेजी से भाषा के बतौर। भाषा तो जितनी भाषाएं आप जानेंगे आपकी समृद्धि है। जैसे मान लो जब तक मुझे गुरुमुखी नहीं आती थी, मेरे लिए पंजाब में जो भी लिखा था वो काला अक्षर भैंस बराबर था। मैं बिल्कुल अनपढ़ था, अंगूठा टेक पंजाबी को लेके। पर जो ही मुझे गुरुमुखी मैंने सीखी, मेरे लिए पंजाबी का पूरा संसार खुल गया। मैंने सारा मूल गुरुमुखी में पढ़ा, उसका पूरा साहित्य, तो उसका अलग आनंद है। जैसे ऐसे ही आप मान लो, जैसे मुझे उर्दू की लिपि नहीं आती, अरबी लिपि नहीं आती, तो मेरे लिए जो पोस्टर छपा या अखबार छपा वो मैं उसके लिए बिल्कुल अनपढ़ हूँ। काला अक्षर भैंस बराबर मेरे लिए क्या लिखा है। तो मैं उर्दू सीख लूंगा, अरबी लिपि सीख लूंगा तो मेरे लिए संसार खुल जाएगा। तो वैसे ही है भाषा का, तो हमको उसको सकारात्मक दृष्टिकोण लेना चाहिए, इसमें नकारात्मक होने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी हमारे लिए आज पूरी दुनिया में हमारे जो प्रतिभा है वो शासन कर रही है, तो इसलिए कि अंग्रेजी हमने ढंग से पढ़ी। अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर अंग्रेजी। आप स्पीलबी के जो अमेरिका में जो कंपटीशन होते हैं, आप देखेंगे भारत के बच्चे प्रथम आते हैं। तो ये तो हमारी सामर्थ्य है, इस पर हमको गर्व करना चाहिए कि दूसरी भाषा। अच्छा आप देखिए एक अजीब बात, अजीब क्या अनूठी बात है कि यूरोप का बच्चा खाली एक भाषा जानता है, अंग्रेजी जानता है खाली। यदि वो अंग्रेजी बोलने वाला है तो उसको अंग्रेजी आती है, फ्रेंच है तो उसको खाली फ्रेंच आती है, जर्मन को केवल जर्मन आती है। भारत के बच्चों को 3 भाषाएं आती है, उसकी मातृभाषा तो आती है ही, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। मतलब भारत का हर नागरिक 3 भाषाएं कम से कम जानता है। ये हमारी समृद्धि है। और उससे ज्यादा भाषाएं जानते हैं बहुत से लोग। जैसे मैं मान लो 4-5 भाषाएं जानता हूँ, वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6-7 भाषाएं जानते हैं। अपने देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10-10 भाषाएं जानते हैं। तो ये समृद्धि की बात है। तो अच्छा है, जितनी भाषाएं हम जानेंगे अच्छा है। पर हाँ, संपर्क भाषा एक हो अच्छा है, बुराई नहीं है। पर अन्य भाषाओं में भी सुप्रीम कोर्ट यदि स्वीकार कर दे, पर उसके लिए होगा कि जज को सारी भाषाएं हैं, ये बड़ी मुश्किल रहेगी, कैसे समझेगा वो। तो इसलिए ठीक है, व्यावहारिक तौर पे चूंकि हमने पूरा का पूरा निजाम अंग्रेजों से लिया, तो हमने उत्तराधिकार में वो निजाम लिया, तो भाषा भी लेनी पड़ी। उसको आप नकार नहीं सकते। यू कैन नॉट बी चूजर ऑफ द आइदर साइड, यू विल हैव टू टेक द बोथ साइड ऑफ द कॉइन, हेड एंड टेल दोनों लेना पड़ता है। तो हमने राज्य लिया अंग्रेजों से, तो उनकी भाषा भी ली। तो धीरे धीरे हम, जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हम समाज की आवश्यकता के अनुसार उसको कोर्ट को काट छांट करके अपने हिसाब से बनाते रहेंगे। तो धीरे धीरे भाषा भी समस्या कोई बहुत गंभीर नहीं है, निपटेगी, धीरे धीरे हो जाएगी खत्म। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रमोद जी और डॉक्टर प्रहलाद राय सर। और ठीक बात है, 104 अमेंडमेंट इसीलिए हो पाए कि उस कोर्ट में बहुत सारे जहां जरूरत हुई वो बदलाव कर लिए गए। और कहते भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्रीदिंग बुक। सुबह भी हमारा जो चर्चा थी उसमें बातचीत हुई कि श्वास लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जो जीता है अपने आप में, और उसमें अलग अलग समूह है वो अपने आप में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सार्थक चर्चा रही। एक हमारे पास एक अंतिम क्वेश्चन है, वैसे 2 क्वेश्चन है लेकिन लंबी चर्चा हो जाएगी, हम 8 बजे समाहित करना चाहेंगे। प्रमोद जी ने बोला था कि प्रीएम्बल में इक्वलिटी की बात पर वो मात्र इकोनॉमी पर ही बेस्ड क्यों है, तो शायद वो गलत समझ गए। सुधीर जोनवाल जी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फेसबुक पर है वो, अभी उन्होंने लिखा है। तो मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, प्रहलाद राय जी से और प्रमोद जी से। पहले प्रहलाद राय जी सुनते हैं कि केवल वहां शायद सर मैं ऐसा मानता हूं कि
केवल इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात नहीं की गई है, और भी है सर, आप बात रखिए उस पर। सोशल इक्वलिटी की बात है। प्रहलाद राय जी को सुनते हैं, फिर प्रमोद जी को सुनते हैं, फिर उसके बाद इस सत्र को समाहित करेंगे और थोड़े से 1 मिनट बात करेंगे। श्री प्रहलाद राय जी। सर सुधीर जोनवाल जी हैं, बोल पाएंगे सर? वो प्रहलाद जी ने, प्रमोद जी ने तो एक संस्मरण वैसे तथ्य के रूप में उपयोग में लिया था, तो आप बात रखिए कि सोशल इक्वलिटी की बात भी है। चलिए, शायद अनम्यूट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उतनी देर प्रमोद जी को सुन लेते हैं। माननीय प्रमोद शर्मा जी। हेलो। हाँ भाई साहब, आ रही है। हाँ, सुन रहे हैं? जी 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 जी। एक बार प्रेम्बल दोबारा दिखाओ। प्रेम्बल दोबारा दिखाता हूँ, 1 सेकंड। ये रहा, थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना? ये लिखा ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए, यही है ना? जी जी जी। तो ये तो सभी की बात है, इसमें आर्थिक और सारी है, इसमें एक खाली आर्थिक की तो बात ही नहीं है, क्योंकि खाली आर्थिक समता लाने से, अच्छा, आर्थिक समता तो आप बना नहीं रख सकते। आर्थिक समता कैसे बनाए रख सकते हैं? कैसे बनी रहेगी? जैसे मान लो एक घर में 5 भाई हैं और पांचों को आप आज 1-1 लाख रुपए दे दो, और 1 साल बाद सबके पास 1 लाख बचेंगे, किसी के पास 1 से कम हो जाएंगे, कोई 1 के 5 लाख कर लेगा, कोई 10 लाख कर लेगा, हो सकता है कोई 1 लाख से 1 करोड़ भी कर ले 10 साल बाद, और कोई हो सकता है कि 1 लाख तो खर्च कर ही दे, 1 लाख उधार और कर ले अपने माथे पे। तो वो उसकी संविधान उस तरह की वो गारंटी आपको, आपके आर्थिक क्षमता का मतलब ये है कि आपको गारंटी देता है कि आप जो कमाएंगे, आपकी जो क्षमता के हिसाब से आप जो उपार्जन करेंगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई मतलब ये है कि आपका कोई शोषण आर्थिक रूप से करेगा नहीं। मेरे हिसाब से ये है आर्थिक का। और मैंने जो उदाहरण दिया था सामाजिक का, कि आर्थिक आप समृद्ध होने से ही सामाजिक समता आपको नहीं आती है, तो संविधान इसकी गारंटी भी देता है कि सामाजिक रूप से भी हम आपको समता प्रदान करेंगे, कि आप केवल इसलिए किसी को नीचा नहीं कर सकते कि समाज में वो जो हमारे जातिगत भेद रहा, उसके कारण से आप किसी को नीचा नहीं कह सकेंगे। तो उसको समाप्त करने के लिए जो प्रावधान संविधान हमको देता है अवसर, उसके लिए संविधान हमको इस बात का वचन देता है कि हम वो जो सामाजिक आपका जो समता है समाज के स्तर पर, वो भी हम आपको बराबर देंगे। वो मेरे ख्याल से ठीक से समझे नहीं होंगे उसका हमारा जी, जी, जी। ये नहीं, वो उनको शायद वो और इस विषय को समझना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है। यदि डॉक्टर प्रहलाद राय कुछ कहना चाह रहे हो सर, अनम्यूट हुआ क्या सर आपका माइक? देखिए सर, एक बार हो तो उनको भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ 1 मिनट की बात रख के, और फिर सर सामने की तरफ माइक होगा। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। चलिए, आज हमने ये चर्चा की, और इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस समय समय पर ऐसी चर्चाएं, कार्यशालाएं और कुछ हम सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रारंभ करना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एक चेतन समाज तैयार हो। तो जो साथी आज हमारी इस कार्यशाला में थे, यदि वो कुछ बोलना चाहते हैं इस कार्यशाला को लेकर, इस बातचीत को लेकर, सॉरी वेबिनार को लेकर, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। कोई अपनी बात रखना चाहे कि क्या उनको लगा, कैसा लगा, आपका क्रेडेंशियल और आपकी जो बात कही जाएगी वो शायद हमें और आगे ले जाएगी अच्छा काम करने के लिए। हमारी पूरी टीम यहाँ साथ में, जो आज तो 1-2 लोग ही हैं, तो कुछ कहना चाह रहा हो कोई साथी, यदि कहना चाहे तो सादर आमंत्रित है, वो अपने मन की कोई बात कहें कि साहब आज की ये चर्चा ठीक रही, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मजा नहीं आया, तो हम तो वो भी सुनने को तैयार हैं। चलिए, कोई कहना चाह रहा है, या मैं मेरी बात को रखते हुए
धन्यवाद। दो हमारे ज्ञानी जन जो जीवन के अनुभवों को जानते हैं, डॉक्टर प्रहलाद राय सरल जीवन और भारत सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है, अलग अलग स्तरों पर काम किया है। जो प्रमोद जी हैं वो बैंकिंग सेवा में रहे, लेकिन जैसा उनको आपको सुनकर समझ में आ गया हो कि समाज में चेतना विकसित करने के लिए काम करते रहे। और इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी ऐसा एक प्रयास है। हमने सोचा तो था जयपुर स्तर पे करेंगे, लेकिन ये तो पूरे भारत में फैल गया। जब हमने दूसरे प्रोग्राम में किया तो 3 राज्यों को छोड़कर सिक्किम, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर पूरे भारत में हम पहुंच गए और वहां से रजिस्ट्रेशन आए। आज एक कार्यक्रम में भी 13 जगह से रजिस्ट्रेशन थे। 154 हमारे 1036 लोगों तक पहुंच चुका है ये प्रोग्राम अभी। और हम ऐसे समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं। वो सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक चेतना को विकसित करके वो हो सकते हैं, सामाजिक चेतना को विकसित करने को लेकर हो सकते हैं। अभी 10 दिसंबर से हम 2 पार्ट में हमारे स्टडी सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं। एक जो सीआरपीसी है उसको लेकर पढ़ाएंगे, जो न्यायिक सेवाओं की तैयारी करते हैं या इफेक्टिव एडवोकेसी करना चाहते हैं, या जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज में। बहुत बेहतरीन हमारा डिस्कशन होता है। पहले 45 मिनट कोई भी हमारा साथी पढ़ाता है, फिर 15 से 20 मिनट हम उसकी चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भी क्वेरी आई थी कि हम भी चर्चा करना चाहते हैं, तो दूसरा सत्र उसको रहेगा। 5 दिन हम भारत के संविधान पर बातचीत करेंगे और 6ठे दिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिबेट पर चर्चा करेंगे। माननीय डॉक्टर प्रहलाद राय जी और प्रमोद शर्मा जी भी हमारे साथ समय समय पे रहेंगे। और प्रहलाद जी के अनुमति के बाद कुछ और प्रोफेसर्स का भी फोन आया है सर हमारे पास कि भाई तुमने बहुत बढ़िया प्रयास किया है, तो हमें उनका भी सानिध्य मिलेगा। लेकिन कोई भी प्रयास जब सफल होता है, जब उसमें कुछ और साथी शामिल होते हैं। और आप लोग आए जब ये प्रोग्राम भव्य बन पाया, जिन लोगों ने हमें देखा जब भव्य बन पाया। नहीं तो अपने स्तर पे तो कोई भी गाना गा लो, कोई सुन नहीं रहा तो फिर मजा नहीं आता। लेकिन कभी कभी प्रमोद जी कहते हैं कि अपने आनंद के लिए भी करते हैं, तो मैं सुबह भी हमारे यहाँ समूह में कहता हूँ भाई देखो मैं तो मेरे आनंद के लिए सुबह 6 बजे आ जाता हूँ। और हमारे वर्मा जी हमारे से 5:55 पे आ जाती है, रेखा जी 5:55 पे आ जाती है। और साथी आज कोर्टों में बिजी थे, कुछ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हमारे आ नहीं पाए। दिलीप जी हमारे जोधपुर से, उन्होंने भी देखकर फिर दिन में दोपहर में कहा। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं यहाँ एक चेतन समाज बनाने का। वो कहते भी है प्रमोद जी के हर आदमी का अपना योगदान होता है और हमें भी परमेश्वर ने चुना है। हमारे साथ जो बेहतरीन लोग हैं, जो हमारे कहते हैं, परसों हमने तो छोटा सा कार्यक्रम सोचा था, लेकिन प्रमोद जी ने कहा कि प्रहलाद जी से बात करो। सर ने भी कहा यार मैं कोरोना से उठाऊं लेकिन आऊंगा जरूर, आप काम कर रहे हो तो उसमें योगदान के लिए आऊंगा। तो आप विशेष रूप से तो दोनों का साधुवाद, लेकिन अति विशेष साधुवाद आप लोगों को कि आप देश से, कुछ जगह बाहर से और दूसरे राज्यों से भी हैं, कुछ जोधपुर से हैं, कुछ उदयपुर से। हमारे गोविंद है, ये भी सुबह सुबह आते हैं 5:30 बजे 6 बजे हमारे साथ आ जाते हैं। सरकार में नौकरी भी करते हैं लेकिन लॉ भी कर रहे हैं और आगे जाना भी चाहते हैं जुडिशरी में। तो निश्चित रूप से हम एक माहौल बनाने की तैयारी में है। ये हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है, उसने हमें चुना है ऐसा लगता है। और प्रमोद जी और प्रहलाद राय जी जैसे हमारे वरिष्ठ जन एडवोकेट RK वर्मा जी हैं, रेखा जी हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं और हम इसमें काम कर रहे हैं। तो आप आए सब लोग, सबको साधुवाद, धन्यवाद। युधिष्ठिर जी भी आए, युधिष्ठिर जी ने खोला नहीं, कोई प्रश्न भी नहीं पूछा। चलता रहेगा, हम मिलते रहेंगे। और आगे ऐसे RTI पे हमने किया, AIB पे किया, और भी कुछ विषय हमारे पास आएंगे तो हम उन पे चर्चाएं करेंगे, खुली चर्चा करेंगे, जितने बेहतर लोग हो सकते हैं। आप भी अपनी बात रख सकते हैं। आपको लगता है किस दिन मुझे बोलना है तो हम आपको भी मौका देते हैं। हमारे सुबह के सत्र में ऐसा ही होता है, पहले हम 3 लोग चर्चा करते थे, अब 5 की हमारी टीम हो गई है, 5 लोग विषय को लेते हैं। तो मैं शायद बात को ठीक तरीके से रख पाया होगा। समय समय पर आपको सूचना मिलती रहेगी फेसबुक के माध्यम से और हमारे सूत्रों से माध्यम से। आप आए, आपने इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और निश्चित रूप से हम तो प्रकाशित हुए ही दोनों सुधीजनों को सुनने के बाद, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपके जीवन में भी आज से थोड़ा सा कुछ बदलाव आएगा। भाषा कोई हमारे लिए अवरोधक नहीं है, परिस्थितियां कोई अवरोधक नहीं है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और मैं इच्छा शक्ति देखता हूं जब सुबह 6 बजे 14 लोग हम एक साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं, और प्रमोद जी और बाकी लोग हमसे फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई आ रहे हैं, मैंने कहा आ रहे हैं। निश्चित रूप से मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको इंडिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की पूरी टीम, उसकी गवर्निंग काउंसिल की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और हम माह में एक बार ऐसे मिलेंगे, मान के चलिए कुछ ना कुछ विषय आ जाएगा, उस पर चर्चाएं होगी।
हम शनिवार को भी एक जगह बैठते हैं, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन हमारा काम करता है, वो भी चेतना के विकास का काम करता है, और प्रमोद जी के साथ हम 13 वर्षों से मिल रहे हैं। तो वहां भी आप शाम को 4:30 बजे आ सकते हैं। वहां पर भी 7 दिन में जो देश दुनिया जहान में होता है उसकी चर्चा होती है, और क्या घटित होगा अगले 7 दिन में वहां पहले देख लेते हैं हमारे साथी लोग। ऐसा मैंने देखा है वो कहते हैं कि प्रमोद जी भी कई बार, और वो कहते हैं कि ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा। तो बहुत सारी दृष्टि विकसित होती है, और निश्चित रूप से जब अचेतन से चेतन, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हम होंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शांत, आनंदमयी और संपन्न होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और मैं माननीय डॉक्टर प्रहलाद राय साहब कुछ कहना चाह रहे हो तो उनको अनम्यूट कर लिया है सर, 1 मिनट बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं सर। आप अनम्यूट हो गए प्रहलाद राय, अच्छा ठीक है सर, तो धन्यवाद सर। प्रमोद जी वैसे आप कुछ कहना है या समाप्त करें वैसे? जी, आप सबका दिन शुभ हो। आशा करते हैं हम समय समय पर आपके साथ मिलते रहेंगे विभिन्न विषयों को लेकर। इसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ। हो गया।